तो धार्मिक साहित्य के अलावा अब जो धार्मिकता साहित्य आ रहे हैं, जिनको मुख्यतः लौकिक साहित्य के नाम से देखा जाना जाता है, ऐसे ग्रंथ में मूलतः ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनियों को शामिल किया जाता है। इसमें मूलतः स्वतंत्र रूप से लिखे गए ग्रंथों को समाहित किया गया है। ऐसे स्वतंत्र ग्रंथों में सबसे पहला जो प्रमुख ग्रंथ है जो भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, यह ग्रंथ मूलतः इस ग्रंथ की मुख्य खासियत यह है कि यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है, लेकिन इसमें कहीं भी न तो मौर्य काल के बारे में कोई मतलब मौर्य शब्द का उल्लेख हुआ है, न तो इसमें कहीं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है, और न तो, ठीक है, न तो इसमें किसी मौर्य शासक का नाम उल्लेखित मिलता है। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है कि नहीं, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसमें नहीं प्राप्त होता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, अर्थशास्त्र जो है यह जिस लेखक ने लिखा उस पर भी बड़ा विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि कौटिल्य की रचना है कि नहीं है, कुछ कहते हैं कौटिल्य की रचना नहीं है, कुछ कहते हैं कि कौटिल्य नाम से लिखा गया है लेकिन यह मौर्यकालीन नहीं है ओवरऑल। लेकिन जो कौटिल्य की बातें हैं और वे बातें हमको आगे चलकर जो अशोक के अभिलेख जब मिलना शुरू हुआ तो उन अभिलेखों से भी वह पुष्ट होती है, प्रमाणित होता है। और साथ ही साथ जो मेगास्थनीज का वर्णन है, जो मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ में लिखा है, उनके जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनसे जब आप मैच करते हैं, उनसे तुलना करते हैं, तो उससे पता चलता है कि बहुत कुछ बातें जो हैं वह एक दूसरे से के पूरक के रूप में लिखी गई हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री मोड में लिखे गए हैं। तो इसी तरह पता चलता है कि यह ग्रंथ जो है यह वास्तव में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देता है। दूसरी बात, जैसे कौटिल्य कहता है कि राजा को अपनी अंगरक्षक सेनाओं में स्त्रियों को रखना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कहता है कि राजा को अपनी अंगरक्षक सेनाएं मूलतः किसको रखना चाहिए, स्त्रियों को रखना चाहिए। और वहीं मेगास्थनीज कह रहा है कि चंद्रगुप्त की जो अंगरक्षिकाएं हैं वह महिलाएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। वह कह रहा है कि रखना चाहिए, और मेगास्थनीज कह रहा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिसको उन्होंने कहा है सेंड्रोकोटस, कहता है कि सेंड्रोकोटस जो हैं, इनकी जो अंगरक्षिका सेना है, अंगरक्षक सेना है, वह महिलाओं की सेना है। ठीक है, अब दूसरा महत्वपूर्ण समझिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं भी हमको एकदम कौटिल्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो 15 अधिकरण है, यह 15 भागों में है, 180 उपभागों में है, जिसे कहते हैं प्रकरण, और इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। ये सूत्र शैली में लिखा गया है। सूत्र शैली क्या होती है, लेखन शैली की एक पद्धति होती है जिसका मूल तात्पर्य होता है कि जब बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाए, उसे पिरों को गागर में सागर भरते हुए कम शब्दों में उसे व्यक्त किया जाए, तो उसे कहते हैं सूत्र शैली। तो यह सूत्र शैली के, ठीक है, आपके सूत्र शैली के थर्ड पर्सन स्टाइल लिखा गया, जिसे कहते हैं अन्य पुरुष शैली, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन स्टाइल, इसे कहते हैं थर्ड पर्सन स्टाइल। ठीक है, ये इसमें क्यों, जैसे आप अंग्रेजी में 3 to 1 लगाते हैं, वैसे ही है कि इसमें न तो अपने लिए कौटिल्य कुछ कर रहे हैं, न तो किसी व्यक्ति को डिनोट करके सीधे कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, न मैं की बात हो रही, न तुम की बात हो रही है। इसमें बात ऐसी हो रही जो अन्य तीसरा जेंडर हो, जिसे कहा गया कि जैसे उसको यह करना चाहिए, राज्य को यह करना चाहिए, राज्य को अपनी अंगरक्षक सेनाएं ऐसी रखनी चाहिए, राज्य को आय के स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए, राज्य को सप्तांग सिद्धांत के अनुसार कार्य करना चाहिए, राज्य की परराष्ट्र नीति इस प्रकार होनी चाहिए। तो मतलब राज्य को क्या करना चाहिए, क्या करना है, उसके बारे में बताता है। ऐसा लगता है तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हो, इसीलिए इसे कहते हैं थर्ड पर्सन स्टाइल, थर्ड पर्सन स्टाइल। अब जहाँ तक कौटिल्य से क्वेश्चन पूछा गया, यूजीसी पूछा था कि कौटिल्य के जो अनेक नाम हैं ये कहाँ उल्लिखित मिलते हैं, कौटिल्य के अनेक नामों की चर्चा कहाँ पे मिलती है। तो याद रखिएगा, हेमचंद्र ने एक ग्रंथ लिखा है अभिधान चिंतामणि, अभी आगे आएंगे हम लोग हेमचंद्र पे कहीं होंगे। ठीक है, तो हेमचंद ने जो एक किताब लिखा है उसका नाम है, याद रखिएगा, उसका नाम है अभिधान चिंतामणि। जो अभिधान चिंतामणि है यह हेमचंद ने लिखा है, और हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के अनेक नामों की चर्चा हो रही है, जैसे कौटिल्य, कुटिल,
चाणक्य, विष्णुगोप, वात्सायन, द्रामिल, मल्लिनाथ और पाच्छिल स्वामी। पूछेगा, याद रखिएगा, कौटिल्य, कुटिल, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य, विष्णुगोप, मल्लिनाथ, पाच्छिल स्वामी, हाँ, द्रामिल, ठीक है, द्रामिल, याद रखिएगा, द्रामिल भी इनका नाम है। ये सभी नामों की चर्चा कहाँ हमको मिल रही है? यह हमको मिल रही है अभिधान चिंतामणि में। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, हेमचंद्र का ग्रंथ है। और दूसरा समझिए, जबकि पुराणों में कौटिल्य को द्विजसभ कहा गया है, द्विजसभ। कौटिल्य को पुराणों में द्विजसभ कहा गया है, याद रखिएगा। तो कौटिल्य के नामों की चर्चा हमको यहाँ पे मिल रही है। कौटिल्य के बारे में जो प्राथमिक जानकारी थोड़ी बहुत है वह मिलती है कि कौटिल्य मुख्यतः इनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय का श्रेय दिया जाता है। तक्षशिला से कौटिल्य, ये भी क्वेश्चन यूजीसी आया हो कि निम्नलिखित में कौन कौन लोग तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त किए हैं। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। जो तक्षशिला में प्रमुख रूप से शिक्षा प्राप्त करने वाले जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उनमें कौटिल्य एक आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य दूसरे महत्वपूर्ण हैं, पाणिनि, ठीक है, पाणिनि तीसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत चौथे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इसी तरह जीवक हैं और चरक हैं, ठीक है, जीवक और चरक जो हैं ये भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जो लोगों ने मुख्यतः तक्षशिला के प्रोडक्ट रहे हैं, मुख्यतः वहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो बात है, अगर हम इसको देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो मूल विषय है यह कहीं से भी अर्थशास्त्र या आर्थिक नहीं है और न तो यह राजनीतिक है। याद रखिएगा, इसका विषय भी कई बार पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मूल विषय है विधिपरक, विधि शासन या राजशासन, लेकिन राजनीति नहीं है। तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है यह मूलतः किस पे लिखा गया है? कौटिल्य का ग्रंथ मुख्यतः विधि शासन पे लिखा गया है। यह भारतीय इतिहास का विधिपरक ग्रंथ है। विधिपरक जो विधि शासन की बात करता है। हाँ, अब इस पे आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। अर्थशास्त्र का मूल अर्थ क्या है समझिएगा। अर्थशास्त्र का मूल अर्थ किसी भी दृष्टिकोण से आर्थिक इकोनॉमिक अफेयर से नहीं रिलेटेड है। इसका मूल तात्पर्य होता है कि अर्थ का मतलब होता है कौटिल्य के अनुसार कि व्यक्तियों के द्वारा वासित क्षेत्र, जो जनवासित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जनता निवास करती है, द प्लेस विच इज द प्लेस ड्वेल्ड बाय द पीपल, ऐसा स्थान जहाँ पे पीपल लोग रहते हों उसको कहते हैं अर्थ। और शास्त्र का मतलब होता है नियम कानून, आचार संहिता, नियम परिपालन। इसका मतलब है कि व्यक्तियों द्वारा वासित क्षेत्र के से संबंधित बनाए गए नियम कानूनों को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो मतलब अर्थशास्त्र व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियम कानून की संहिता है, एक प्रकार से नियम कानून की आचार संहिता है, मैनिफेस्टो ऑफ रूल एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द पीपल। तो ये अर्थशास्त्र जो है मुख्यतः इस तरह से लिखा गया है, याद रखिएगा। इसका मूल अर्थ होता है भारतीय इतिहास का जो यह विधि ग्रंथ है, ठीक है, तो इसमें शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं वे सभी राजवंशों के लिए हैं, सभी शासन प्रशासन के लिए है, और उसकी मूलभूत बातें, उसकी प्रासंगिकता जो है वर्तमान 21वीं सदी तक पूरी तरह से अप्रोप्रिएट है, पूरी तरह से वह मान्य है। तो उसका रिलेवेंस जो है आज भी पूरी तरह से बना हुआ है। भारतीय इतिहास में जो विधि ग्रंथों में सबसे पहला विधि ग्रंथ माना जाता है, हमने चर्चा किया था, मनुस्मृति। यह भारतीय इतिहास का प्रथम विधि ग्रंथ है जो हिंदू धर्म से संबंधित नियम कानूनों की बात करता है, मनुस्मृति। और मनुस्मृति भारतीय इतिहास में लिखा गया सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है, सबसे बड़ा विधि ग्रंथ है। इसके बाद के विधि ग्रंथों में है शुक्र नीतिसार, जो शुक्र ने लिखा है, शुक्र नीतिसार। इसके बाद लिखा गया है कामंतक का नीतिसार, कामंतक का नीतिसार, यह भी राज शासन पे और प्रशासन पे लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है। इसी तरह आपका अगला जो है वह है आपका अर्थशास्त्र,
कौटिल्य का। और इसके बाद मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद, जो कृष्णदेव राय ने लिखा है। और यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अमुक्तमाल्यद जो है वह किस भाषा में लिखा गया है। तो याद देखिएगा, अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखा गया विधि ग्रंथ है, विधि ग्रंथ है, राजशासन पे लिखा गया ग्रंथ है, राजनीति पे नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो आपका कौटिल्य से संबंधित आपकी महत्वपूर्ण जानकारी हुई। अब आगे आते हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह दूसरे नंबर पे भारत के विस्तृत या विशालतम विधि ग्रंथों में आता है। इस ग्रंथ के 15 भाग हैं जिसे कहते हैं अधिकरण, 180 उपभाग हैं जिसे कहते हैं प्रकरण, और इसमें 6000 श्लोक हैं जो आपके सूत्र शैली के 3rd पर्सन स्टाइल में लिखे गए हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र को 5वां वेद भी कहते हैं, हम इसकी पहले भी चर्चा किए थे कई बार। तो अर्थशास्त्र को हम याद रखिएगा 5वां वेद भी कहा जाता है। अगला समझिएगा, अर्थशास्त्र जो है यह ग्रंथ, इस ग्रंथ को सबसे पहले 1905 में त्रावणकोर के एक ब्राह्मण ने आर शामशास्त्री को गिफ्ट कर दिया था, दे दिया था। आर शामशास्त्री ने उसी के बाद इस ग्रंथ को 1509 में प्रकाशित कराया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, आर शामशास्त्री ने इसे कब प्रकाशित कराया? इसे 1909 में जाके इसे उन्होंने प्रकाशित कराया। और उसके बाद से ही आप देखते होंगे लिखा आता है कि अर्थशास्त्र की खोज किसने किया, तो माना गया आर शामशास्त्री ने अर्थशास्त्र की खोज किया है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि आगे चल के अर्थशास्त्र पे को जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वह किया है जॉली महोदय ने, जॉली। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को मुख्यतः जॉली महोदय ने आगे चल के लिखा है। ठीक, तो जैसा कि हमने चर्चा किया कि अर्थशास्त्र में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अर्थशास्त्र की मूल जो प्रकृति है वह विधिपरक है, इसीलिए इसमें शासन प्रशासन के बारे में जानकारी देते हुए राजा को अनेक सलाह दिया गया है। राजा को किस तरह से परराष्ट्र नीति, राजा को कैसे राज्य करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। ठीक है, सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। और इसे सप्तांग सिद्धांत को मुख्यतः सप्तांग को एक प्रकार से राज्य की प्रकृति के रूप में उल्लेखित किया गया है। आगे चल के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या हमको शुक्रनीति सार में भी मिलता है, जिसमें स्वाम्या मात्र जनपद दुर्ग कोष दंड, ठीक है, ये 7 जो अंग हैं इनकी चर्चा की जाती है। कई बार पूछा जाता है कि सप्तांग में कौन नहीं शामिल है। अगला महत्वपूर्ण समझिएगा, इनके कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कभी कभी पूछता है कि किस प्रकरण में, किस भाग में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख है। तो याद रखिएगा 6ठे अधिकरण में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 6ठवें भाग में, 6ठे अधिकरण में हमको सप्तांग सिद्धांत मिलता है। और याद रखिएगा कि महाभारत के 6ठे पर्व में जिसका नाम है विश्व पर्व में ही भगवत गीता मिलता है। तो वो भी 6वां पर्व है, यह भी 6वां यहीं पे है, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला समझिएगा, इसमें कौटिल्य ने कुल मिला के 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के राजदूतों का उल्लेख मिलता है, जिसे कहते हैं निष्ठाट, परमितार्थ और शासनहार। क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमारा एक पूरा ही वीडियो है, आप देख सकते हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों की चर्चा की गई है, प्रकाश युद्ध, ठीक है, धर्म युद्ध, ठीक है, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और त्रिशरी युद्ध। प्रकाश युद्ध और ठीक है, त्रिशरी युद्ध और कूट युद्ध। और युद्ध के लिए कौटिल्य ने सबसे जो प्रमुख, सबसे मेन मौसम बताया वो बताया है हेमंत ऋतु को। ठीक है, यद्यपि इनके बारे में और ज़्यादा जो विस्तृत जानकारी है वह आपको मिलेगी, जो अर्थशास्त्र वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। दूसरा समझिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विजयी राजा के भी 3 प्रकार बताए गए हैं, धर्म विजयी, लोभ विजयी, ठीक है, और असुर विजयी, 3 प्रकार के बताए गए हैं। और गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत, इमेजरी सिस्टम के अंतर्गत 2 प्रकार के गुप्तचरों की चर्चा की गई है, एक है संस्था, दूसरा है संचरा। और संचरा में भी कई प्रकार के गुप्तचर आते हैं जिनकी चर्चा की रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, जो आपका परराष्ट्र नीति और सारगुण नीति और मंडल सिद्धांत की चर्चा की गई है। इससे आपको, ठीक है, इससे आपको किसी भी देश के
वैदेशिक संबंध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है और वैदेशिक नीति को क्रियान्वित करने में आपको महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। तो शासन प्रशासन आदि भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है, बहुत कुछ जान सकता है। अगला समझिएगा, कौटिल्य ने जहाँ तक राज्य के स्वरूप की बात किया है तो कौटिल्य ने राज्य के स्वरूप में प्रबुद्ध निरंकुशतावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। कौटिल्य का जो दृष्टिकोण है वह प्रबुद्ध निरंकुशतावाद है, जिसे कहते हैं इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। कौटिल्य का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म। प्रबुद्ध निरंकुशतावाद मतलब निरंकुशतावाद शासन की एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें राजा पे कोई भी अंकुश नहीं होता। राजा पूरी तरह से अपनी स्वेच्छा के अनुसार राज्य करता है, लेकिन राजा की स्वेच्छाचारिता पे प्रबुद्धता का आरोपण किया गया है। प्रबुद्धता मतलब बुद्धि, विवेक और कुशलता। कहा गया है कि राजा चूंकि सर्वोच्च व्यक्ति होता है, इसीलिए राजा से अपेक्षा किया जाता है कि वो अपनी नीतियों का निर्धारण करने में वो अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करे, अपने कुशलता का प्रयोग करे, अपने रेशनैलिटी का प्रयोग करे और प्रजा के हित में कार्य करे। इसीलिए इस पद्धति को कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। ठीक है, इनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसी पद्धति को स्वीकार किया गया है। ठीक है, जबकि याद कीजिए हमने चर्चा किया था कि विंसेंट स्मिथ चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं यह क्रूर तानाशाह है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्रूर तानाशाह कहते हैं, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़िए तो कौटिल्य प्रबुद्ध तानाशाह की बात करते हैं, प्रबुद्ध एक प्रकार से निरंकुश शासक की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी उन्होंने क्रूरता की बात नहीं किया है और प्रजा हित को उन्होंने महत्व दिया है। इसीलिए कौटिल्य कहते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है और राजा को वही कार्य करना चाहिए जो प्रजा के लिए लाभकारी हो, प्रजा के लिए अच्छा हो, न कि राजा के लिए। तो यहाँ पर भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है वास्तव में प्रजावत्सल शासक के रूप में, ठीक है, प्रजापालक शासक के रूप में उन्होंने अवधारणा स्थापित किया है, अवधारणा दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है समझिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामंत शब्द भारतीय इतिहास में पहली बार आता है। भारतीय इतिहास में सामंत शब्द जो है वह पहली बार कहाँ आता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आता है। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सामंत शब्द है यहाँ पे मतलब सामंत का तात्पर्य भूमि पर अधिकारी के रूप में नहीं है, बल्कि सामंत का मतलब यहाँ स्वतंत्र पड़ोसी के रूप में लिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सामंत शब्द पहली बार आया है, इसका मूल तात्पर्य क्या है? इसका मूल तात्पर्य है कि स्वतंत्र शासक, ठीक है, स्वतंत्र पड़ोसी शासक के रूप में उल्लेखित किया गया है। जबकि आगे चलकर पहली बार, ठीक है, पहली बार जो आपका बुद्ध चरित्र है, ठीक है ना, उसमें हमको भूमि पे अधिकारी के रूप में सामंतों का उल्लेख मिलता है। तो सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पहली बार हुआ है, याद रखिएगा। जबकि अच्छा याद रखिएगा इसी के साथ साथ, जबकि आगे चलकर इसी में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मिलता है, वह है आपका देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा का भी प्रारंभिक उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिला है। ठीक है, देवदासी प्रथा का भी उल्लेख हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। यद्यपि अगर अभिलेखों में देवदासी प्रथा को देखा जाए तो इसके बारे में पहली जानकारी आपको मिल रही है बनारस से थोड़ी दूर स्थित रामगढ़ की गुफाओं में। रामगढ़ की गुफाओं में हमको पहली बार इसके बारे में जानकारी मिल रही है, जहाँ पे सुतनका नामक देवदासी का उल्लेख मिलता है। हाँ, और उसके प्रेम संबंध के बारे में, वहाँ पे प्रणय संबंध के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो उसमें आपके कौन कौन हैं? एक है देवदत्त और दूसरी है सुतनका। उनके कहानी हमको मिल रही कहाँ पे? रामगढ़ की गुफाओं में। इसी गुफा में पहली बार भारत में देवदासी प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि अगर साहित्यिक ग्रंथ पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला समझिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अगला महत्वपूर्ण जानकारी है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष्ट या बेगाड़ प्रथा का पहली बार जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष्ट या बेगाड़ प्रथा की प्रारंभिक जानकारी मिलती है। विष्ट या बेगाड़ प्रथा क्या है समझिएगा, तो पूछेगा किस ग्रंथ में है विष्ट या बेगाड़ प्रथा, जिसे हम कहते हैं अनपेड लेबर, या हम कहते हैं इनफोर्स्ड लेबर, या हम कहते हैं इनवॉलेंट्री लेबर। इनवॉलेंट्री लेबर इन इंडिया। तो यह आपका अनपेड लेबर है, अनपेड या इनफोर्स्ड, ठीक है, यह आपका है इनफोर्स्ड लेबर।
मतलब होता है जब किसी व्यक्ति से या श्रमिक से या कामगार वर्ग से जब किसी वर्किंग क्लास से कोई कार्य करा लिया जाए और बदले में उसे कोई पारिश्रमिक न दिया जाए तो ऐसे कार्य को कहते हैं बेगार प्रथा या विष्टि या बेगार प्रथा। तो विष्टि या बेगार प्रथा का पहली बार उल्लेख हमको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, लेकिन कौटिल्य ने विष्टि या बेगार जो अधिकार दिया है, राज्य अधिकारियों को भी बेगार लेने का अधिकार दिया है, लेकिन यह अधिकार बहुत सीमित है। जैसे यह अधिकार मुख्यतः उन्होंने मापने, तौलने, पेराई करने आदि जैसे छोटे मोटे कार्यों में दिया है, जबकि वात्सायन के कामसूत्र में पहली बार कृषि में बेगार लेने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि अगला तथ्य समझिएगा, बेगार प्रथा का भारतीय इतिहास में पहली बार अभिलेखों में अगर वर्णन कहाँ मिलता है तो वह है आपका जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो रुद्रदामन का है। इस अभिलेख में भारतीय इतिहास में पहली बार विष्टि या बेगार प्रथा का उल्लेख मिलता है अभिलेखों में। तो अभिलेख पूछेगा तो विष्टि या बेगार प्रथा का कहाँ हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जबकि अगर ग्रंथ पूछेगा तो हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और अगर कृषि में बेगार प्रथा पूछेगा तो हो जाएगा वात्सायन का कामसूत्र। ठीक है, यहाँ तक कि बेगारियों जो बेगारी ली जाती थी उसके लिए भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिसे कहते हैं विष्टि बंधक, जिसे कहते हैं विष्टि बंधक। याद रखिएगा, विष्टि बंधक क्या है। विष्टि बंधक जो है एक ऐसा अधिकारी होता है जो बेगार प्रथा वालों पे विष्टि बंधक, ठीक है, जो विष्टि बंधक है या बेगार लेने वाले के ऊपर कंट्रोलिंग करता है बेगार प्रथा को, मतलब एक प्रकार से उसका वो सुपरविजन करता है। तो इसके बारे में भी हमको यहाँ पे बेगार प्रथा में उल्लेख मिला है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब समझिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद जो है, विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा गया है। याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विवाह विच्छेद को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष क्या है, विवाह विच्छेद। ठीक है, मतलब तलाक को क्या कहा गया है, मोक्ष कहा गया है। क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं भी जैन धर्म का उल्लेख नहीं हुआ, जैनियों का उल्लेख नहीं मिलता है। याद रखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैनियों का कोई उल्लेख हमको नहीं प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो वेतन पद्धति का उल्लेख मिलता है वह 48 से लेकर 48,000 पण तक मिलता है। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको कथन कार्य में आ सकता है, वो यह है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक अन्य खासियत है कि इन्होंने इतने ज़्यादा अधिकारियों का वर्णन किया है, इतना ज़्यादा इनकी ब्यूरोक्रेसी जो है बहुत बड़ी हो गई है, और इसी के कारण जो मार्क्सवादी इतिहासकार हैं उन लोगों ने मौर्यों के पतन का जो मुख्य कारण है, ठीक है, इतने बड़े शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था की बात करते हुए कहा कि अर्थतंत्र कमजोर हुआ, अधिक कर लिया गया, करों की अधिकता ही इनके पतन का मुख्य कारण हुआ। दूसरा बात समझिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पर्सोनल वर्ग है, तो पर्सोनल क्लास जो है उसकी लंबी लिस्ट मिलती है, और यहाँ तक कि केंद्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख मिला है, लगातार शासन प्रशासन के हर अवयव पे। ठीक है, तो जो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैं, तो दैट वाज द डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या हुआ कि वह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। इसीलिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मुख्यतः एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन सिस्टम को व्यक्त करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वह एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन सिस्टम की बात करता है। यह क्या करता है कि इसमें अतिशय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति मिलती है। कथन कार्य में आया गया देखिए कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः अतिशय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से प्रभावित है, या की का प्रदर्शन करता है, या उदाहरण है। तो याद रखिए सही है, क्योंकि कौटिल्य ने हर जगह पे केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति की बात किया है, हर जगह इन पे लगातार कंट्रोलिंग किया है। तो इसीलिए शासन तंत्र पे लगातार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा हावी है। इसे कहते हैं अतिशय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, और इसी को भी इनके पतन का मुख्य कारक भी माना जाता है, क्योंकि इतने बड़े शासन प्रशासन पे जब मजबूत कोई शासन तंत्र रहा होगा, या मजबूत कोई राजा रहा होगा तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अन्य लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल तो ये तो मौर्य वंश के हम पतन में इसकी और लंबी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि इन्होंने इस पद्धति पे महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला आते हैं, ठीक है,
तो ये तो अभी तो बहुत सारे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण बहुत सारे तथ्य हैं, देखिए पूरा तथ्यों की चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आपके महत्वपूर्ण हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। अब अगला आते हैं ठीक है, अगला आ जाइए। अगले महत्वपूर्ण है, अगला आपका महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है बृहद कथा मंजरी और औचित्य विचार चर्चा। बृहद कथा मंजरी और औचित्य विचार चर्चा। बृहद कथा मंजरी और ये दोनों ग्रंथ जो हैं यह क्षेमेंद्र ने लिखा है। यह किसने लिखा है? क्षेमेंद्र ने लिखा है। इन दोनों ग्रंथों से प्राचीन इतिहास पे महत्वपूर्ण जानकारी तो मिलती है। सबसे बड़ी बात है कि औचित्य विचार चर्चा से क्वेश्चन यूजीसी पूछा था, याद रखिएगा। उसमें क्वेश्चन था कि कालिदास, अभी आगे चर्चा कर रहे हैं कालिदास के यहाँ पे, कि कालिदास ने कौंतलेश्वर दौत्य नामक एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, शायद आप न सुने हो कभी। कालिदास ने कौंतलेश्वर दौत्य नामक एक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ उन्होंने कुंतल प्रदेश, ठीक है, कुंतल प्रदेश जो कर्नाटक में है वहाँ पे जाके लिखा था। इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है? इस बात की पुष्टि कहाँ से होती है, याद रखिएगा। तो इस बात की पुष्टि कहाँ हो रही है? क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा में। क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा और राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में। क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा, ठीक है, और राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश, दोनों ग्रंथों में यह चर्चा हो रही है कि कालिदास कुंतल प्रदेश गए थे और इन्होंने वहाँ पे कौंतलेश्वर दौत्य नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिससे वहाँ पे जानकारी हमको प्राप्त हो रही है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य इससे मिलता है। अगले आ जाइएगा। अगला जो है महत्वपूर्ण तथ्य है वह है आपका पाणिनि का महाभाष्य। पाणिनि के अष्टाध्यायी, उसका महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि का महाभाष्य। ठीक, तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है और जो पतंजलि का महाभाष्य है, ठीक है, समझिएगा। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, तीनों ने मुख्यतः व्याकरण ग्रंथ ही लिखा है। इसीलिए तीनों को, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का आपका वार्तिक है। ठीक है, इसीलिए तीनों को कहा जाता है मुनित्रय। इसीलिए तीनों कहा जाता है मुनित्रय। ठीक है, अगला समझिएगा। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में हमको अन्य जानकारी तो मिली रही है, साथ ही साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी में भारतीय इतिहास में सबसे पहली बार कारसापर शब्द का उल्लेख मिलता है। जो आहत सिक्का है, आहत शब्द है, इसका प्राथमिक साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो आहत सिक्का है, आहत शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। और इसका समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हम करसापड़ मतलब जिसे कहते हैं करसापड़, पड़, प्रति, हाँ, और इसे पाली में कहते हैं कहापड़। और कात्यायन ने, ठीक है, कात्यायन ने इसे लिखा है, इसका नाम दिया है प्रति। कात्यायन ने आहत सिक्कों को प्रति कहा है। ये सिक्के आहत करके बनाए जाते थे, ठप्पा मार के बनाए जाते हैं, पंच करके बनाए जाते हैं। बनावट की इसी पद्धति के कारण जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार आहत सिक्कों को पंचमार्क्ड कॉइन्स कहा है। फिर पूछेगा कि आहत सिक्कों को पंचमार्क्ड कॉइन्स किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप। और जब पूछेगा कि आहत सिक्का शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी में। 2 शब्द याद रखिएगा। और अगर आहत सिक्कों को पूछेगा कहापड़, तो पाली साहित्य में इसे कहा गया है कहापड़, जबकि इसे संस्कृत साहित्य में मुख्यतः करसापड़ और करसापड़ कहा गया है। और इसे कात्यायन ने प्रति कहा है। अगला समझिएगा, जहाँ तक इसके प्राचीनता की बात है
तो यद्यपि साहित्यिक स्रोतों में स्पष्ट रूप से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व उसकी प्राचीनता जाती है, लेकिन आप देखिए जब द्वितीय नगरीकरण में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आप मानते हैं सिक्के प्रचलित हो गए थे। कैसे पता चलता है कि जो आहत सिक्के हैं इनके बहुत सारे ढेर और बहुत सारे इनकी प्राप्तियां होती हैं। हमको इस काल में एक जी.आर. शर्मा जी को एक महत्वपूर्ण सिक्का मिला था कौशाम्बी से। जी.आर. शर्मा जी को एक महत्वपूर्ण सिक्का मिला था कौशाम्बी से, जिसके आधार पर उन्होंने आहत सिक्के की तिथि 900 ईसा पूर्व कर दिया था। शर्मा जी महत्वपूर्ण हिस्टोरियन रहे हैं और प्राचीन खासकर प्राचीन भारतीय इतिहास के और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को स्थापित करने में उनका महत्वपूर्ण श्रेय है। जी.आर. शर्मा जी का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है पीपिंग थ्रू द हिस्ट्री, बहुत ठीक है, पीपिंग थ्रू द हिस्ट्री। तो ये तो शर्मा जी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ रही है। तो शर्मा जी ने यहाँ पर खुदाई किया। जी.आर. शर्मा जी के ही जो पुत्र हैं जी.के. राय जी, ठीक है, उन्हीं का मैं स्टूडेंट हूँ, उन्हीं के अंडर मैंने पीएचडी किया है। तो ओवरऑल ठीक है, तो एक परंपरा से चला आ रहा है। हाँ, अब समझिएगा कि और जी.के. राय सर का भी महत्वपूर्ण योगदान है, खासकर बिस्ट या बेगार प्रथा में उनका बड़ा फेमस ग्रंथ है इनवॉलेंट्री लेबर इन एंशिएंट इंडिया। इनवॉलेंट्री लेबर इन एंशिएंट इंडिया उनका बहुत फेमस ग्रंथ है। तो ठीक है, उन्हीं के अंडर में मैंने स्लेवरी सिस्टम पे काम किया है, दास प्रथा पे। और आते हैं आगे। तो हमने कहा कि शर्मा जी को जो कौशाम्बी की खुदाई से जो कॉइन्स मिला उन्होंने 900 ईसा पूर्व बता दिया, लेकिन प्रायः अन्य स्तरों से जो खुदाई हुई तो उनसे जो आहत सिक्के हमको प्राप्त हो रहे हैं उनकी तिथि लगभग 600 से 700 ईसा पूर्व जा रही है, और जनरली 600 ईसा पूर्व तक, और कुछ सिक्के 700 ईसा पूर्व तक। इसीलिए मान लिया गया, और साहित्य में 500 ईसा पूर्व, तो ये मान लिया गया कि लगभग भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, निश्चित तौर से आहत सिक्के पूरी तरह से प्रचलित हो चुके थे। ठीक है, तो आहत सिक्के के बारे में ये जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त हो रही है। पाटनी के अष्टाध्यायी में यवनों को मुंडे सिरवाला कहा गया है। पाटनी के अष्टाध्यायी में यवनों को मुंडे सिरवाला कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाइएगा। अगले महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनमें वह आते हैं, पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं थोड़ा सा भास का स्वप्नवास वदत्ता। भास का जो स्वप्नवास वदत्ता है, जिसे भास ने लिखा है, और भास ने लिखा है चारुदत्तम, और लिखा है दूत घटोत्कम या दूत घटोत्कच, चारुदत्तम और स्वप्नवास वदत्ता। यह किसका है? भास का है। भास का जो स्वप्नवास वदत्ता है, यह भारतीय साहित्य में लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह लौकिक साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। याद रखिएगा, भास का स्वप्नवास वदत्ता यह लौकिक साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और जो इनका चारुदत्तम है, चारुदत्तम, इन्होंने एक अपूर्ण नाटक लिखा था, यह पूरा नहीं हो पाया था, इसका नाम है चारुदत्तम। ठीक है, दो महत्वपूर्ण तथ्य हो गया भास के। अब आते हैं अब थोड़ा नीचे आगे समझिएगा। जो अगला ग्रंथ है आपका, यहाँ पे आते हैं, ये है मुच्च कटकम। मुच्च कटकम किसने लिखा है? शूद्रक ने। समझिएगा, शूद्रक ने। देखिए, मैंने चर्चा किया कि भास का जो अपूर्ण नाटक है चारुदत्तम, ठीक है, भास का जो अपूर्ण नाटक है चारुदत्तम को ही आधार बनाकर शूद्रक ने मुच्च कटकम लिखा। शूद्रक ने मुच्च कटकम लिखा। शूद्रक का मूल तात्पर्य होता है, इनका होता है तुच्छ सेवक। शूद्रक का तात्पर्य क्या होता है? तुच्छ सेवक। कैसे समझिएगा, ये इनका मूल आधार है, इनके ग्रंथ का जो मुच्च कटकम है। मुच्च कटकम का भी समझिए, पूछा गया है क्वेश्चन। इसका मतलब होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। मिट्टी की, मुच्च कटकम का मतलब होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। ठीक है, इसमें ये जो मुच्च कटकम लिखा गया, यह शूद्रक ने भास के चारुदत्तम अपूर्ण नाटक के आधार पर लिखा था। इसीलिए उनकी बातों को बढ़ाने के लिए, उनसे ही प्रेरणा लेने के कारण ही
शूद्रक को तुच्छ सेवक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को तुच्छ सेवक के रूप में उल्लेखित किया। इस ग्रंथ में मूल खासियत क्या समझिएगा, यह ग्रंथ जो मृच्छकटिकम है, यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मृच्छकटिकम गुप्तकालीन अवशेष है, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी देता है। और मृच्छकटिकम में जो मुख्य कहानी है, ठीक है, वह आपका चारुदत्त, ठीक है, चारुदत्त की कहानी है। इसमें जो हमको कथानक मिलता है, ठीक है, जो हमको कथानक मिलता है आपका इसके अंतर्गत यह कहा जाता है कि गुप्तकालीन इतिहास का यह एकमात्र दुखांत नाटक है। याद रखिएगा, गुप्तकालीन इतिहास का याद रखिएगा कि गुप्त काल की ऐतिहासिक विधा है कि गुप्त काल में प्रायः सुखांत नाटक ही लिखे गए हैं। और एकमात्र जो उसका अपवाद है वह है आपका शूद्रक का मृच्छकटिकम, जो एकमात्र दुखांत नाटक है। यह एकमात्र ट्रेजिक एंड पे है, जिसमें इसका जो नायक है वह चारुदत्त है और जो नायिका है वो बसंत सेना है। तो चारुदत्त और बसंत सेना, ठीक है, चारुदत्त और बसंत सेना के इसमें कहानी मिलती है, जो गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में इससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, याद रखिएगा। अगला समझिएगा, अगला आ जाइएगा, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पे आ जाइएगा। ये दोनों ग्रंथ जो है, और एक तीसरा ग्रंथ है जो प्राप्त नहीं है, जिसका नाम है अभिसारिका, ठीक है, अभिसारिका वचितका। जो अभिसारिका है, अभिसारिका वंचितका, यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ, तीनों ग्रंथ मुख्यतः लिखा है विशाख दत्त ने। तीनों ग्रंथ लिखा है मुख्यतः किसने? विशाख दत्त ने। तो फिर समझिएगा, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितका, ये किसका है? तीनों ग्रंथ है आपका विशाख दत्त का। लेकिन यह ग्रंथ जो अभिसारिका वंचितका है, यह मिला नहीं है। और देवी चंद्रगुप्तम जो है, यह भी अपने मूल रूप में नहीं प्राप्त होती है। लेकिन देवी चंद्रगुप्तम के बहुत सारे कथानक जो हैं हमको अन्य ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। और देवी चंद्रगुप्तम का जो मूल कथानक है वह हमको मुख्यतः कहाँ मिला है? वह हमको मिला है रामचंद्र और गुरचंद्र। एक क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र और गुरचंद्र ने एक ग्रंथ लिखा है, दोनों लोगों ने मिलकर, इसका नाम है नाट्य दर्पण। नाट्य दर्पण, नाट्य दर्पण इनका है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है, जिसे पांचवा वेद कहते हैं। अब समझिएगा, रामचंद्र गुरचंद्र के नाट्य दर्पण में देवी चंद्रगुप्तम के बहुत सारे आख्यान हमको प्राप्त हो रहे हैं। उसी से देवी चंद्रगुप्तम की ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है, एक महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा समझिएगा, जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ है विशाख दत्त का, इस ग्रंथ को संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ, ठीक है, इस ग्रंथ को हम संस्कृत साहित्य का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहते हैं। किसको? मुद्रा राक्षस को। मुद्रा राक्षस में मुख्यतः हमको, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल कहा गया है, ब्रिसल, ठीक है, ब्रिसल। और जिसे आगे चल के जस्टिन अपने एपिटोम में कहता है हम्बल ओरिजिन, कहता है कि सेंट्रोकोटस, ठीक है, हाँ, इज ऑफ हम्बल ओरिजिन। तो मतलब है कि जो ब्रिसल शब्द है यह निम्नकुल की बात करता है। तो यह निम्नकुली व्यवस्था के संदर्भ में इसको लिया जाता है। तो कहा था कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो निम्न कुल से संबंधित था। इसका उल्लेख कहाँ मिला है? अच्छा, मृच्छकटिकम में एक अन्य तथ्य है कि मृच्छकटिकम में चंद्रगुप्त मौर्य की जो उपाधि है वह वह कहा गया है वह प्रियदर्शन है, प्रियदर्शन। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि प्रियदर्शन, कहीं कहीं लिखते हैं प्रियदर्शन, ठीक है, प्रियदर्शन है। तो ये उपाधि हमको वहीं पे मुद्रा राक्षस मिली है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि देवी चंद्रगुप्तम है, जो भले ही मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम के जो कथानक हमको अन्य जगह पे आगे चल के प्राप्त हो रहे हैं, उनसे हमको मुख्यतः एक तो हमको मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल रही है। इनमें इस ग्रंथ में मौर्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या का उल्लेख हमको इसमें मिल रहा है। और इसी ग्रंथ में हमको
मुख्यतः अन्य जानकारियों में सबसे फेमस जानकारी जो मिल रही है वह है गुप्त काल में रामगुप्त की ऐतिहासिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता जिसे कहा जाता है कि इसके बारे में पहली बार जानकारी विदेशी इतिहासकारों में 1920 में सिल्वा लेवी ने दिया था। विदेशी इतिहासकारों में 1920 में सिल्वा लेवी ने रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में पहली जानकारी दिया था। और यह जानकारी ठीक है, और जबकि भारतीय इतिहासकारों में सबसे पहली बार जानकारी दिया है राखाल दास बनर्जी ने। ये दिया है बीएचयू में, जब 1924 में मानेंद्र नाथ नंदी व्याख्यानमाला चल हो रहा था, तो उसी दौरान राखाल दास बनर्जी ने देवी चंद्रगुप्तम नाटक के आधार पे यह कहा था कि चंद्रगुप्त की समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त नामक एक शासक हुआ था, जिसको कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज्य पे अधिकार कर लिया। और यह कथानक जो है, जो मूल कथानक यह था, कहा गया कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नामक एक अयोग्य शासक हुआ, जिसके समय में जब शकों ने आक्रमण कर दिया, तो इसने संधि समझौते के अंतर्गत अपनी कायरता दिखाते हुए अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी या ध्रुवदेवी ठीक है को शकराज को देने के लिए ठीक है स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके भाई, जो इसके छोटे भाई थे चंद्रगुप्त द्वितीय, वे इस निर्णय से प्रसन्न नहीं हुए और वे स्त्री वेश में जाके शक छावनी पहुंचते हैं और शकराज की हत्या कर देते हैं। और उनकी हत्या करने के बाद अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके उसकी पत्नी मतलब देवी चंद्रगुप्तम ठीक है उनकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी पे अधिकार कर लेते हैं और अधिकार मतलब उनसे विवाह करके और राज्य करते हैं। ये उल्लेख मिलता है ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? देवी चंद्रगुप्तम में। लेकिन ठीक है देवी चंद्रगुप्तम में। और ये कथानक कहाँ मिल रहा है हमको? ये कथानक हमको मिला है रामचंद्र और गुरचंद के नाट्य दर्पण मिल रहा है। और यही कहानी आगे चल के अन्य जगह प्राप्त हुई। कहाँ पे? यही कहानी मिली है आपको हर्षचरित में कहानी दोहराया गया है। यही कहानी आपके राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में दोहराया गया है। यही कहानी राजावली ग्रंथ में बताया गया है। यही कहानी आपके आगे चल के मजबूर बहरीन में हमको प्राप्त हो रहा है। तो ये कहानी कई जगह मिलती है। अच्छा, और यही कहानी जो है आगे चल के अगर अभिलेखों में देखें तो यही कहानी हमको मिल रही है। कहाँ पे हमको मिल रही है? राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष तृतीय का अभिलेख मिला है ठीक है। संजन अभिलेख 871 का संजन अभिलेख जो 871 का है, उस अभिलेख में इसकी चर्चा की जा रही है। और आगे चल के गोविंद चतुर्थ के 2 अभिलेख हैं महत्वपूर्ण, जिसमें एक है आपका काम्बे खंभात का अभिलेख ठीक है। और एक अभिलेख है सांगली अभिलेख ठीक है। तो इन अभिलेखों में यही कहानी दोहराया गया है। एक 931 का है, एक है 933 का। इन अभिलेखों में चर्चा हो रही, क्या कहा जा रहा है? इनमें कहा गया कि कलयुग में एक राजा हुआ। याद देखिएगा, यही बातें तीनों अभिलेख में है। कलयुग में एक राजा हुआ जिसने अपने भाई की जिसने 1 लाख के स्थान पे 1 करोड़ शब्द अंकित करा है। कलयुग में एक राजा हुआ जिसने 1 लाख के स्थान पे 1 करोड़ शब्द अंकित कराया। और इसने अपने ठीक है भाई की हत्या करके उसकी भार्या पे अधिकार कर लिया और उसकी उपाधि है शाहसांक। तो ऐसा लगता है कि ये बातें कह के जैसे मजाक उड़ाया गया हो। ऐसा लग रहा है कि बातें कह के मजाक उड़ाया गया हो। तो ये कथानक शाहसांक की जो उपाधि है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमांक से मिलती जुलती उपाधि है। इसीलिए इसके आधार पर माना जाता है कि कथानक वही है ठीक है। और हर्षचरित कहता है कि अरिपुत्र में कहता है अरिपुर मतलब दुश्मनों को खेमा। कहता है कि अरिपुर में ही दूसरे की पत्नी के लिए उन्मुक्त शकराज की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया। और फिर रामगुप्त की हत्या करके ठीक है और उसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी से विवाह कर लिया ठीक है। जबकि कुमारगुप्त के बिलसड़ अभिलेख में इसकी चर्चा मिल रही है ध्रुवस्वामिनी को, जहाँ पर उनकी माता के रूप में इसका वर्णन हमको प्राप्त हो रहा है। आगे आएंगे जब रामगुप्त की ऐतिहासिकता पे तो और बहुत सारा कथानक बताएंगे कि कहाँ पे इनका बर्कमालिस नाम मिलता है, कहाँ पे इनका अन्य नाम मिलता है, कहाँ पे सर्वगुप्त नाम मिलता है। तो बहुत सारे अभी कथानक है। खुद रामगुप्त के अभिलेख मिले हैं जो दुर्जनपुर से अभिलेख मिले हैं। तो 3 अभिलेख, उनकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
ओवरऑल तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसे कहा जाता है। तो इस ग्रंथ से हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है, याद रखिएगा। तो एक तो आपका हो गया देवीचंद गुप्तम, और ये हो गया अगला मुद्रा राक्षस के जो महत्वपूर्ण टीकाकार हैं उनका नाम है ढूंढीराज, याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के जो टीकाकार हैं उनका नाम है ढूंढीराज, और ढूंढीराज ने सुनंदा और मुरा नामक 2 रानियों से सर्वाद सिद्धि नामक राजा के पुत्रों का उल्लेख करते हुए, ठीक है, मुरा से मौर्य मानते हुए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म माना है मुरा से, और सुनंदा से नवनंद को कहा है जो नंदवंश में होते हैं। तो इनकी चर्चा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमको मुख्यतः मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है, ठीक है। बहुत ही कथानक ऑथेंटिक भले ही न हो, लेकिन इससे जानकारी फिलहाल हमको यहाँ से प्राप्त हो रही है। तो ये महत्वपूर्ण आपके तथ्य हैं, याद रखिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण आपका तथ्य है वह है कालिदास जिन्हें संस्कृत कविता का और संस्कृत नाटक का पिता भी कहा जाता है, संस्कृत कविता और संस्कृत नाटक का राजकुमार भी कहा जाता है। कालिदास को संस्कृत कविता या नाटक का राजकुमार भी कहते हैं। कालिदास गुप्तकालीन महान व्यक्तित्व थे ही, साथ ही साथ कालिदास भारतीय इतिहास की विद्वता, उसकी मेधा के भी महत्वपूर्ण प्रतिनिधि थे। कालिदास को विंसेंट स्मिथ ने चर्चा में कल भी किया था, इनको भारतीय शेक्सपियर कहा है। अब क्यों कहा है इसकी चर्चा हम लोगों ने कल डीपली किया था, ठीक है। तो इन्हें भारतीय शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। कालिदास ने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से आपका ऋतु संहार, रघुवंश, मेघदूत, जिसमें ऋतु संहार और मेघदूत जो है यह खंड काव्य है, और ऋतु संहार, रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव ये चारों महाकाव्य भी कहलाते हैं, याद रखिएगा। ये चारों महाकाव्य हैं। इन महाकाव्यों में 2 खंड काव्य भी हैं, मतलब ऋतु संहार और मेघदूत, याद रखिएगा। ये अगला कहाँ समझिएगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम नामक नाटक ग्रंथ भी लिखा है। मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की कहानी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें आपका राजा दुष्यंत और शकुंतला कहानी मिलती है। और विक्रमोर्वशीयम इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, यह ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम जो है यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद प्रथम अनुवादित ग्रंथ है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के बाद जो प्रथम अनुवादित भारतीय ग्रंथ है वह आपका है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसे विलियम जोन्स ने अनुवादित किया है, ठीक है। ठीक है, विल्किंस ने भगवत गीता का किया, ठीक है। तो जिसे आपका विलियम जोन्स ने अनुवादित किया है, और इस ग्रंथ को उन्होंने शकुंतला द फैटल रिंग के नाम से अनुवादित किया है। शकुंतला द फैटल रिंग, ठीक है। शकुंतला द फैटल रिंग के नाम से क्या आता है, कहा था कि इन्हीं के पुत्र भगत थे जिनके नाम पे भारत पड़ा, ठीक है। तो दुष्यंत के पुत्र माने जाते हैं। ओवरऑल आगे समझिएगा। जबकि शकुंतला और दुष्यंत का कथानक कहाँ मिल रहा है, अभिलेखों के अंतर्गत अगर हम जाएं तो खारवेल है कलिंग के शासक हैं, कलिंग के महामेघवाहन वंश के थे, ठीक है। तो कलिंग में जो महामेघवाहन था, जिसके प्रमुख महामेघवाहन वंश था, जिसके प्रमुख शासक हुए आपके खारवेल ने उदयगिरी पहाड़ी, जिसे कुमारी पहाड़ी भी कहा जाता है, में इन्होंने उदयगिरी और खंडगिरी 2 पहाड़ियाँ संयुक्त हैं, उसी में उदयगिरी पहाड़ी पे इन्होंने कई गुफाएं बनाई थी, जिसमें था हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, नौमन गुम्फा, मंचन गुम्फा, गणेश गुम्फा आदि नाम से गुफाएं बनवाई थी। इन गुफाओं में, ठीक है, मंचन गुम्फा में रिलीफ चित्र बड़े अच्छे मिलते हैं। रिलीफ चित्र कहाँ पे, मंचन गुम्फा में। जबकि जो हाथी गुम्फा है, यह इस अभिलेख में खारवेल के जीवन के 13 वर्षों का क्रमिक इतिहास मिलता है, यह महत्वपूर्ण है। इसी में जो आपका गणेश गुम्फा है, इसी गुफा में
हमको शकुंतला और दुष्यंत की कहानी मिलती है। तो शकुंतला और दुष्यंत के कहानी का जो चित्रांकन किया गया है, चित्र बनाया गया है, ये कहाँ मिलता है? यह मिलता है गणेश गुफा में। गणेश गुफा कहाँ पे है? उदयगिरी पहाड़ी में। उदयगिरी पहाड़ी वही है जो बराबर पहाड़ी बिहार से चलती है। बराबर पहाड़ी को अशोक के अभिलेखों में खलतिक पर्वत कहा गया है। यही पहाड़ी आगे चलती है। ये पहाड़ी मध्य प्रदेश को टच करते हुए जाती है। जब मध्य प्रदेश को टच करती हुई जाती है तो वो कहलाती है उदयगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं। और जब आगे उड़ीसा तक पहुँचती है तो हो जाती है उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो उदयगिरी गुफाएं पूछेगा तो मध्य प्रदेश, जहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख मिला है, और उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ी पूछेगा। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा? याद रखिएगा, वह आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो ये आपकी उदयगिरी गुफाएं हैं, वह उदयगिरी पहाड़ी है। अब अगला समझिएगा, तो ये हो गया। तो अभी क्या? अच्छा, जो कालिदास का है, याद रखिएगा, कालिदास का जो उल्लेख है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। कालिदास के इन ग्रंथों के अतिरिक्त भी माना जाता है कि कालिदास ने कौंतलेश्वर दौत्य नामक एक ग्रंथ लिखा था। कालिदास ने कौंतलेश्वर दौत्य नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसके बारे में चर्चा होती है। और कहा जाता है कि जो कौंतलेश्वर दौत्य ग्रंथ है, यह ग्रंथ उन्होंने कुंतल प्रदेश में जाकर, कर्नाटक के कुंतल प्रदेश में जाकर वहाँ पर उन्होंने लिखा था। और इसकी पुष्टि कहाँ हो रही है? हमने अभी चर्चा किया है, ये क्वेश्चन यूजीसी पूछा था। इसकी पुष्टि हो रही है राजा भोज के श्रृंगार प्रकाश में। और दूसरा कहाँ मिल रहा है? दूसरा मिल रहा है हमको क्षेमेंद्र के औचित्य विचार चर्चा में। इस बात का उल्लेख मिल रहा है कि कालिदास कुंतल प्रदेश गए थे और कालिदास ने कुंतल प्रदेश में कौंतलेश्वर दौत्य नामक एक नाटक ग्रंथ लिखा था। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। कालिदास से जो है, कालिदास ने मुख्यतः अपने लेखन शैली में वैदर्भी शैली का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपने लेखन में वैदर्भी शैली का मुख्यतः प्रयोग किया है, यह भी तथ्य महत्वपूर्ण है। अगला महत्वपूर्ण बात है कि कालिदास ने जो वाकाटक शासक प्रवर सेन ने ग्रंथ लिखा था सेतुबंध, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा जाता है कि सेतुबंध की प्रस्तावना भी कालिदास ने लिखी थी। इस सेतुबंध की, प्रवर सेन के जो सेतुबंध है, ठीक है, इसकी प्रस्तावना किसने लिखा था? इसका प्रस्तावना लिखा था कालिदास ने, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला समझिएगा, भारतीय इतिहास में कालिदास का उल्लेख एकमात्र केवल एक अभिलेख में मिलता है। कालिदास का उल्लेख केवल और केवल भारतीय इतिहास में एकमात्र अभिलेख में मिलता है। वह अभिलेख है आपका ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, जो यह पुष्यमित्र, यह आपका है पुलकेशिन द्वितीय का, जिसे लिखा है रविकीर्त ने। और रविकीर्त इस अभिलेख को प्रशस्त ग्रंथ कहता है। प्रशस्त ग्रंथ कहता है। इस अभिलेख में रविकीर्त ने उल्लेख करते हुए कहता है कि इस प्रशस्त ग्रंथ को लिखकर मैंने अपना नाम इतिहास में उसी तरह अमर कर लिया जैसा कि कालिदास और भारवी का है। तो कालिदास और भारवी दोनों का नाम एक साथ साथ मिलता है। भारवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? किरातार्जुनीयम, जिसमें अर्जुन और भगवान शिव के बीच के युद्ध का वर्णन होता है। किरातधारी, ठीक है, शिव, तो वहाँ पे किरातार्जुनीयम, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐहोल अभिलेख में कालिदास का उल्लेख मिलता है और किसी भी अभिलेख में कालिदास का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अब अगला जाइए, अगले जो महत्वपूर्ण आपके हैं वे हैं कालिदास का एक बार प्रसिद्ध कथन है। अब आए हैं कालिदास बता रहे हैं। कालिदास का 2-3 कथन है, नोट कर लीजिए। कालिदास के 2-3 कथन है, बहुत फेमस हैं, उसकी चर्चा करते हैं। एक तो उनका यमुना नदी पे है, कालिदास ने लिखा, और एक उन्होंने लिखा कि बुराई एक ऐसी नौका है जो कभी न कभी अपने नाविक को डुबा ही देती है। बुराई एक ऐसी नौका है जो कभी न कभी अपने नाविक को डुबा ही देती है। यह कथन किसका है? यह कथन कालिदास का है। जबकि यज्ञ की तुलना फूटी हुई नौका से की गई है मांडुक्य उपनिषद में।
मांडुक्य परिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नौका से की गई है। 2 याद रखिएगा। यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी जिसे मेगास्थनीज कहते हैं, जोबोरेस, मेगास्थनीज यमुना नदी को कहते हैं जोबोरेस। और यमुना नदी का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख होता है। यमुना नदी के बारे में कालिदास कहते हैं कि जब यमुना की लहरें हिलोरे मारती हैं तो गंगा अपनी दिशा दक्षिण से पूरब की ओर कर लेती हैं। गंगा अपनी दिशा दक्षिण से पूरब की ओर कर लेती हैं। तो यह दिशा जो है वह इलाहाबाद के प्रयागराज में होता है परिवर्तित, इसीलिए संभवतः यह प्रयागराज के बारे में कहा गया कथन है। अगला समझिएगा। अगला है कि ठीक है, चलिए ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके अतिरिक्त आ जाइए अब अगले पे। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं कामंदक का नीतिसार, गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी देता है। यह बेसिकली नीतिपरक ग्रंथ है, विधिपरक ग्रंथ है। अगला प्रमुख ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित हुआ है। तो भारतीय इतिहास का वह ग्रंथ जो विश्व के सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित हुआ है वह ग्रंथ है पंचतंत्र, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। विष्णु शर्मा के पंचतंत्र को विश्व के अनेक भाषाओं में 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित किया गया है। और आगे चल के मुगल काल में फारसी में इसे अनुवाद किया है अबुल फजल ने अनवार-ए-सुलेही नाम से। इसका अनुवाद क्या है याद पूछता है, अनवार-ए-सुलेही। तो अनवार-ए-सुलेही नाम से इसका अनुवाद हुआ है, अनवार-ए-सुलेही नाम से इसका फारसी अनुवाद हुआ है। और अरबी में चल के इसका पंचतंत्र में बाद में अनुवाद हुआ। पूछेगा कौन सा अनुवाद है, वह है आपका कलीला-ए-दमन। कलीला-ए-दमन इसका अनुवाद है। ये दोनों अनुवाद जो हैं पंचतंत्र के हैं। तो यह अनुवाद फारसी में है और यह अनुवाद अरबी में है। अरबी में है तो इससे भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, संस्कृति सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। अगले आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो अब हैं, वे हैं अमर सिंह का अमरकोश, जो मुख्यतः गुप्त काल के इतिहास की जानकारी देता है। अमर सिंह का जो अमरकोश है इसे लिंगानुशासन भी कहते हैं। अमर सिंह का जो अमरकोश है इसे हम लिंगानुशासन भी कहते हैं। अमरकोश को हम लिंगानुशासन भी कहते हैं। अमरकोश में भगवान विष्णु के 39 अवतारों की चर्चा है। अमरकोश और जयदेव के गीत गोविंद में, ठीक है, अमरकोश और जयदेव के गीत गोविंद में भगवान विष्णु के 39 अवतारों की चर्चा मिल रही है। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य आपका अमरकोश से है। किरातार्जुनियम भारवी का रचना है, अभी हमने चर्चा किया है। अगले ग्रंथ है आपके, अगला ग्रंथ है जो वह आपका है 2-3 महत्वपूर्ण, और चूंकि अब थोड़ा सा गुप्त काल का चला तो पहले उसी को देख लेते हैं। एक गुप्त काल में लिखा गया ग्रंथ है, बहुत फेमस है, नवनीतकम। जो नवनीतकम ग्रंथ है, पूछा गया है कई बार, यह घोड़ों की चिकित्सा पे लिखा गया है। नवनीतकम घोड़े की चिकित्सा पे लिखा गया ग्रंथ है, यह आएगा, याद रखिएगा। और जबकि अगला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसका नाम है हत्स्युप वेद। हत्स्युप वेद, जो हत्स्युप वेद है यह मुख्यतः याद रखिएगा, हत्स्युप वेद जो है, ठीक है, जो आपका हत्स्युप वेद ग्रंथ है, ये हत्स्युप वेद, यह ग्रंथ हाथियों की चिकित्सा पे लिखा गया ग्रंथ है। हाथियों की चिकित्सा पे लिखा गया ग्रंथ है, जिसे लिखा है पालकाप्य ने, जिसे लिखा है पालकाप्य ने। याद रखिए, पालकाप्य के बारे में एक बड़ा फेमस कथानक है, यह गुप्त काल के हैं। कहा जाता है कि पालकाप्य के जो पिता थे वो थे समज्ञान, और उनकी माता जो थी एक हथनी थी। कहा था कि एक बार ऋषि नहा रहे थे, उसी समय हथनी जो थी पानी पीने आई थी, और उनका क्या है कि उनका कहा था कि उसी का नहाने के दौरान ठीक है, जो उनका एक प्रकार से कह सकते हैं कि
उनका जो वीर युक्त पानी था वह हाथनी के गर्भ तक पहुंचता है और इसी से पालकाप्य का जन्म होता है और इसीलिए उनको हाथियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी। तो ये एक मेट्रोलॉजिकल टर्म है, यह सही नहीं है, ठीक है, मान लिया गया है। तो हस्तशिल्पवेद आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी समय समझिएगा, इसी के समय 2-3 अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए इस गुप्त काल के। जैसे एक तो है आपका सुश्रुत संहिता, एक आपका है धन्वंतरी का ग्रंथ है रस चिकित्सा। ये दोनों भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। सुश्रुत जो है याद रखिएगा, सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक माना जाता है। सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक माना जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं शल्य चिकित्सक का मतलब हो गया कि यहाँ पे आप ये समझिएगा, जो वर्तमान प्लास्टिक सर्जरी है, जो वर्तमान का आपका प्लास्टिक सर्जरी है, ठीक है, तो वर्तमान का जो प्लास्टिक सर्जरी है इसके भी प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? इसके प्रतिपादक माने जाते हैं सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा है। और याद कि मैंने चर्चा किया था कि जो अथर्ववेद का केन सूत्र है, अथर्ववेद का जो केन सूत्र है उस वह चिकित्सा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता भी उसे मानते हैं। तो अथर्ववेद के केन सूत्र को हम चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता मानते हैं, जबकि चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत जो प्रथम शल्य चिकित्सक हैं, प्लास्टिक सर्जरी के प्रतिपादक हैं, वे माने जाते हैं सुश्रुत। सुश्रुत विश्व इतिहास के प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्होंने हल्दी के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानकारी दी है। याद रखिएगा, सुश्रुत विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने हल्दी के जो रोग प्रतिरोधक, जो एंटीबायोटिक इसका अब एट्रीब्यूट्स है, इसका जो वर्च्यू है, उसके बारे में जानकारी किसने दिया है? पहली बात सुश्रुत ने दिया है। हल्दी में रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात इन्होंने किया है, ठीक है। और अगले हैं आपके जो धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रथम आचार्य माना जाता है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रथम आचार्य माना जाता है, जिन्होंने रस चिकित्सा नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। इसके बाद जीवक हैं, जो बाल रोग महत्वपूर्ण विशेषज्ञ थे। जीवक की भी कहानी मिलती है। जीवक मुख्यतः आपके तक्षशिला से संबंधित है। तो बहुत सारे अन्य लोग हैं, इनकी चर्चा भी हम करेंगे जब गुप्तकालीन हम विज्ञान और तकनीक का विकास देखेंगे, तो उसमें और लंबी चर्चा हम इन लोग करेंगे, इनमें से क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त होती है, ठीक है। अगले आ जाइए। अब अगला है आपका हर्षवर्धन के ग्रंथ हैं और हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित पहले आते हैं। पहले हम लोग हर्षवर्धन के ग्रंथ को देख लेते हैं। हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथ लिखा। एक है आपका मुख्यतः प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा नागानंदी। 3 ग्रंथ कई बार पूछे जाते हैं। इनमें से प्रियदर्शिका में उदयन और वासवदत्ता की कहानी मिलती है। रत्नावली में उदयन और वासवदत्ता की परिचारिका मतलब उसकी सेविका थी, नागरिका की कहानी मिलती है। और नागानंद में बौद्ध धर्म के कथानक मिलते हैं। अगला समझिएगा, हर्षवर्धन को नाटक के अंतर्गत नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो नाटक के अंतर नाटक लिखने का मतलब है एक बात चल रही है, उसमें कोई दूसरी बात है तो उसकी कहानी बताना। तो एक नाटक के अंतर दूसरी नाटक आने की जो पद्धति होती है उसे कहते हैं नाटक के अंतर्गत नाटक या गर्भ नाटक। तो ये क्वेश्चन यूजीसी पूछा गया है कि गर्भ नाटक की पद्धति किसमें, मतलब गर्भ नाटक की लेखन पद्धति किसकी है या किसने लिखा है? तो गर्भ नाटक की जो लेखन पद्धति है वह हर्षवर्धन की है। नाटक के अंदर नाटक लिखना, इसे कहते हैं गर्भ नाटक, ठीक है। नाटक के अंदर नाटक लिखना, गर्भ नाटक। अब समझिएगा, लेकिन इसी के साथ साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण 1-2 ग्रंथ हैं, ठीक है। जैसे एक ग्रंथ इनका है सुप्रभात स्तोत्र
और दूसरा है अष्ट महाश्री चैत्य स्त्रोत। ये दोनों ग्रंथ भी कभी कभी संस्कृत लिखे गए, कहा जाता है कि यह हर्षवर्धन ने लिखा है। यदि अब थोड़े से और ऐतिहासिक स्रोत पे आते हैं, कश्मीरी एक लेखक है, उनका नाम है संपत। कश्मीरी लेखक संपत ने एक किताब लिखा है, उनका नाम है काव्य प्रकाश। उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में लिखा कि ये जो तीनों ग्रंथ हैं, परिदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इन तीनों ग्रंथों के मूल लेखक जो है वह हर्षवर्धन नहीं है। अगर पूछेगा कहाँ से पता चलता है, तो पता चलता है संपत से। संपत कश्मीरी लेखक है, जिन्होंने लिखा है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ। इन्होंने लिखा कि इस ग्रंथ के जो मूल रचनाकार हैं वे धावक नामक लेखक हैं। धावक, तो याद रखिएगा, कश्मीरी लेखक संपत के काव्य प्रकाश में धावक नामक लेखक के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, कहाँ मिलती है? काव्य प्रकाश में। किसने लिखा है? संपत ने लिखा है। कहाँ के हैं? कश्मीर के। ये लिखते हैं कि यह तीनों ग्रंथों का मूल लेखक जो था धावक नामक व्यक्ति है, लेकिन हर्षवर्धन ने उनको पैसा देकर तीनों से कॉपीराइट समझिए एक प्रकार से ले लिया और उनके स्थान पे अपने नाम से इसको प्रकाशित कर दिया। अब जो भी कथानक हो, यद्यप ऐतिहासिक जानकारी तो आपको याद रखना है, आपको इसको पढ़ना है, समझना है। ओके, आ जाइए अगला। तो ये तो हो गया। अब अगले आते हैं हम लोग, तो हम अब आते हैं हर्षचरित पे। हर्षचरित के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि हर्षचरित किसी शासक के चरित्र को लेकर लिखा गया भारतीय इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। हर्षचरित किसी शासक के चरित्र पर लिखा गया प्रथम भारतीय ग्रंथ माना जाता है। तो यह आपके चरित्र परंपरा में शासकीय चरित्र, किसी शासक के चरित्र, शासकीय चरित्र का प्रथम ग्रंथ है। जबकि याद रखिएगा, इसके पहले बुद्ध चरित्र लिखा है अश्वघोष ने। तो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में जो है, यह हमको कहानी तो मिलती है, बुद्ध के चरित्र को लेकर लिखा गया ग्रंथ है, लेकिन महात्मा बुद्ध शासक नहीं थे। याद रखिएगा, जब पूछेगा किसी शासक के चरित्र पर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है चरित्र आपका हर्षचरित। हर्षचरित जो है यह मूलतः बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। बाणभट्ट मुख्यतः, ये बाणभट्ट का जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ मूल रूप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि यह ग्रंथ जो है, यह ग्रंथ एक तो ऐतिहासिक पद्धति पे लिखा गया ग्रंथ है। यद्यप प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं मानता है, प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ आपका राजतरंगिणी मानता है, याद रखिएगा, लेकिन चरित्र परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस ग्रंथ को, यह ग्रंथ इन्होंने अपने भाई श्यामल के कहने पर लिखा था। यह ग्रंथ इन्होंने अपने भाई श्यामल के कहने पर लिखा था। श्यामल को हर्ष का इतिहास जानना था, तो इसीलिए श्यामल कहने पर लिखा। तो श्यामल ने इस ग्रंथ को द्वितीय महाभारत कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है? द्वितीय महाभारत। तो हर्षचरित को द्वितीय महाभारत किसने कहा है? श्यामल ने कहा है, जो हर्षवर्धन के भाई थे, जो बाणभट्ट के भाई थे। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है शाहनामा को, जो फिरदौसी ने लिखा है। शाहनामा को हम अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं, जिसे फिरदौसी ने लिखा है। हाँ, जो महमूद गजनवी के समय का लिखा गया ग्रंथ है, और इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि जो यह ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ में, यह ग्रंथ कुल मिला के 8 भागों में लिखा गया है। और इन 8 भागों में प्रथम 3 भाग में, ये क्वेश्चन पूछता है, प्रथम 3 जो भाग हैं, इसमें हमको बाणभट्ट की कहानी मिलती है। और अंतिम 5 भाग में, अंतिम 5 में हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिल रही है। ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। तो अब हर्षवर्धन का इतिहास अंतिम 5 में लिखा गया है। हर्षवर्धन का इतिहास अंतिम 5 में लिखा गया है, जबकि प्रथम 3 भाग में किसका इतिहास मिल रहा है? बाणभट्ट का। यहाँ पे बाणभट्ट को एक क्वेश्चन पूछा, बाणभट्ट कहाँ के हैं? बाणभट्ट को प्रीतकूट गांव का बताया गया है, जो कि बिहार का औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद एक बिहार में भी है, और औरंगाबाद एक कहाँ पे है? आपका महाराष्ट्र में है। यह जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है,
ठीक है। यहीं पे रबिया दुर्रानी का मकबरा है, रबिया दुर्रानी का मकबरा यही बनाया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा, तो यह कहाँ के हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रीतकूट गांव के हैं, याद रखिएगा। बाणभट्ट प्रीतकूट गांव के हैं, जो कहाँ पे स्थित है, बिहार में स्थित औरंगाबाद, ये बिहार का औरंगाबाद है, ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये भृगुवंशी हैं, ये भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और जिनका गोत्र था वात्स्यायन गोत्र के। तो ये भृगुवंशी, बाणभट्ट भृगुवंशी ब्राह्मण हैं और इनका गोत्र है वात्स्यायन गोत्र है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो बाणभट्ट का हर्षचरित है, बाणभट्ट को चट्टोपाध्याय ने, इतिहासकार चट्टोपाध्याय ने कथा लेखकों का शिरोमणि भी कहा है। बाणभट्ट को कथा लेखकों का शिरोमणि भी कहा गया है। हर्षचरित में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर्षचरित जो है चरित्र परंपरा ग्रंथ है। इसमें क्या हुआ कि अपने आश्रयदाता शासक के ही चरित्र को खूब व्याख्यायित किया गया है, उनको खूब बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा ऐतिहासिक जानकारियाँ कम मिलती हैं। 250 पेजों में लगभग 14-15 पेज में ही पूरी ऐतिहासिक जानकारी आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं है कि और कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इस ग्रंथ में एक अन्य समस्या यह है कि यह ग्रंथ राजश्री की प्राप्ति के पश्चात अचानक ही समाप्त हो जाता है। यह ग्रंथ राजश्री की प्राप्ति के पश्चात ही अचानक समाप्त हो जा रहा है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इस ग्रंथ को अधूरा ग्रंथ भी कुछ इतिहासकार मानते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ यहाँ पे यह है कि जो हर्षचरित है, हर्षचरित में ज़्यादातर राजकीय वैभव, ज़्यादातर दरबारी शान शौकत, ज़्यादातर हर्षवर्धन के समय के परिस्थितियों, पर्यावरण आदि का उल्लेख करने का किया गया है, ठीक है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें दरबारी शान शौकत और शासक प्रशासक, ठीक है, के उपलब्धियों को ही ज़्यादा दर्शाने का उल्लेख किया गया है। और दूसरा महत्वपूर्ण यह है, ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि इसमें ऐतिहासिक स्रोतों के स्थान पे, हाँ, ज़्यादातर व्यक्तिगत अभिरुचि से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से शासक प्रशासक की, आश्रयदाता की प्रशंसात्मक उक्ति ज़्यादा हमको प्राप्त हो रही है। इसमें जो दरबारी शान शौकत की बात की गई है, उसमें हर्षवर्धन को हमेशा बड़े बड़े, हाँ, राज दरबारों में सामंतों से घिरा हुआ दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है, सामंत, महासामंत, प्रतिसामंत, आत्म सामंत, ठीक है, इसी तरह आपका शत्रु महासामंत। तो ऐसे ही सामंतों की यहाँ पे हमको 6 प्रकार की कोटियाँ प्राप्त हो रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर्षचरित में यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन तथापि जो लेखक का मुख्य उद्देश्य था वह अपने आश्रयदाता के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उनकी जानकारियों को प्रदर्शित करना ही रहा होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इसमें कुछ जानकारियाँ भी मिलती है, जैसे कि इसमें आपको रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिल रही है। इस ग्रंथ में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या का भी उल्लेख मिला है। इसी तरह इस ग्रंथ में हमको पुष्यभूत वंश से संबंधित प्रारंभिक जानकारियाँ मिल रही हैं। इस ग्रंथ में यशोमती, हर्षवर्धन की माता के सती होने का भी उल्लेख मिल रहा है। तो बहुत सारे दृष्टांत हैं। दिवाकर मित्र जो राज्यवर्धन के मित्र थे, जो बौद्ध विद्वान थे, जिनकी सहायता से ही राजश्री को विंध्याचल के जंगलों से प्राप्त किया गया, ये भी कहानी हमको मिलती है। तो ऐसा नहीं, कुछ ऑथेंटिक जानकारियाँ भी हमको बहुत सारी मिल जा रही हैं, लेकिन तथापि यह पूरी तरह से ऐतिहासिक परिदृश्य में लिखा गया ग्रंथ नहीं प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये इनके महत्वपूर्ण बात है। अगला समझिएगा कि हर्षचरित के अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा, चंडी शतक लिखा, पार्वती पैड़े लिखा, मुकुट ताड्यक नामक ग्रंथ लिखा। हर्षचरित में घटयंत्र और रहट का भी प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, ये कई बार पूछा गया है। सिंचाई के साधन के रूप में घटयंत्र का उल्लेख याद रखिएगा, सिंचाई के साधन के रूप में घटयंत्र का उल्लेख और रहट का उल्लेख जो होता है हमको इसी ग्रंथ में मिलता है। जबकि अश्मचक्र का उल्लेख याद रखिएगा, अश्मचक्र का उल्लेख जो है वैदिक साहित्य में मिलता है, वह भी सिंचाई का एक माध्यम है जिसको कहते हैं अश्मचक्र। तो अश्मचक्र पूछेगा तो उल्लेख कहाँ मिल जाएगा, याद फिर समझिएगा इसको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अश्मचक्र जो है सिंचाई का माध्यम है, इसका उल्लेख हमको मिल रहा है, वैदिक साहित्य में। रहट का उल्लेख और
रहट का उल्लेख और दूसरा घटयंत्र का उल्लेख, यह हमको हर्षचरित मिल रहा है। और साथ ही साथ सफाई व्यवस्था के अंतर्गत चक्रकूप का उल्लेख हमको मिल रहा है, जोरवे संस्कृति के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात है कि जो कादम्बरी है, कादम्बरी का मूल तात्पर्य होता है मदिरा। याद रखिएगा, कादम्बरी का मतलब होता है मदिरा। ठीक है, वाइन, लिकर और शराब। तो कादम्बरी का मतलब मदिरा या शराब होता है, इसका अर्थ पूछा जाता है। कादम्बरी जो ग्रंथ है, कादम्बरी के दो भाग हैं। कादम्बरी जो ग्रंथ है इसके दो भाग हैं, एक है पूर्व भाग और दूसरा है आपका उत्तर भाग। पूर्व भाग को बाणभट्ट ने लिखा है, जबकि उत्तर भाग को इनके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखा है। इनके पुत्र भूषण भट्ट ने लिखा है। तो याद रखिए, कादम्बरी को दो लोगों ने लिखा है, बाणभट्ट और भूषण भट्ट ने मिलकर लिखा है, उनके पुत्र हैं। ठीक है, जबकि हर्षचरित को अकेले लिखे हैं। हाँ, हर्षचरित को बाणभट्ट ने आख्यायिका कहा है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने आख्यायिका कहा है, जबकि श्यामल ने द्वितीय महाभारत कहा है हर्षचरित को। अगला समझिएगा, अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस ग्रंथ में जो आपका कादम्बरी ग्रंथ है, कादम्बरी ग्रंथ में हमको जो कहानी मिल रही है वो किसकी मिल रही है? इसमें हमको मुख्यतः जो कहानी प्राप्त हुई वह एक तो है चंद्रापीठ की। चंद्रापीठ मुक्तापीठ आप पढ़े होंगे, कहाँ के हैं? कश्मीर के शासक। तो एक तो उल्लेख मिला है चंद्रापीठ और कादम्बरी, कादम्बरी की प्रणय कथा का उल्लेख मिल रहा है, और इसी में वैशंपायन नामक तोते का उल्लेख मिल रहा है। वैशंपायन पूछेगा, वैशंपायन क्या है? क्या किया? वैशंपायन एक तोता है। तो इसमें चंद्रापीठ, कादम्बरी और वैशंपायन नामक तोते का उल्लेख मिल रहा है। इसी के माध्यम से कहानी, एक प्रणय कथा को इसमें वर्णित किया गया है, जो हमको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अगला आ जाइए, अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है इतिहास लेखन में, वे सबसे फेमस ग्रंथ है आपका राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी है, और एक कश्मीरी कवि हैं लोकन कवि ने लिखा है राजतरंगिणी। क्या दिखेगा? राजतरंगिणी और राजतरंगिणी, यह कश्मीरी कवि हैं लोकन कवि। तो कश्मीर के लोकन कवि ने लिखा है राजतरंगिणी, और राजतरंगिणी जो है, राजतरंगिणी यह किसकी है? यह ग्रंथ है आपका राजतरंगिणी जो है, यह ग्रंथ जो है मुख्यतः किसने लिखा है? कल्हड़ की है ना। हाँ, यह ग्रंथ आपका कल्हड़ का है। तो कल्हड़ का जो राजतरंगिणी है, ठीक है, कल्हड़ का राजतरंगिणी, इस ग्रंथ में हमको अनेक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह भारतीय इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जो ऐतिहासिक पद्धति पे लिखा गया है। भारतीय इतिहास का प्रथम ग्रंथ है जो पूरी तरह से ऐतिहासिक पद्धति पे लिखा गया है। इसीलिए कल्हड़ की राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। भारतीय इतिहास का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? कल्हड़ की राजतरंगिणी। दूसरा समझिएगा, यह ऐतिहासिकता पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। यह ऐतिहासिक पद्धति से इतिहास लिखता है। इसमें कार्य कारण श्रृंखलाओं की बात की गई है, घटनाओं को साक्ष्य सापेक्ष लिखने का प्रयास किया गया है। इसमें वह लिखता है, इसका मतलब है, कहता है कि वही कवि गुणवान है, प्रशंसा के पात्र है, जो राग द्वेष से रहित होकर इतिहास लिखता है, बताता है। तो इतिहास लेखन में, यह वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन की पद्धति में राजतरंगिणी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मानाता है। यह ग्रंथ मूलतः जो लिखा गया है, यह 8 भागों में है, जिसके प्रथम 1, 2, 3 भाग में हम प्राचीन कश्मीर का इतिहास पाते हैं। प्राचीन कश्मीर का इतिहास पाते हैं, और अगले जो आपका 4, 5 और 6ठा भाग है, इसमें हम कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास पाते हैं। इसमें हम कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास पाते हैं, जबकि 7वें और 8वें भाग में हम लोहार वंश का इतिहास पाते हैं। तो एक के आपके संस्थापक जो संग्राम राज हैं, दुर्लभक हैं, तो ऐसे ही इनके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर समझिएगा,
जो कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के इतिहास में चंद्रापीठ, मुक्तापीठ, तारापीठ से ले लीजिए आप। उसके बाद आपके ऐतिहासिक व्यक्तियों में महत्वपूर्ण जो रहे हैं आपके हर्ष जालिम रहे हैं, जिन्हें हर्ष जालिम कश्मीर के महान एक आतताई और महान क्रूर शासक रहे, जिन्हें हर्ष जालिम भी कहते हैं। हर्ष जालिम तो और ये इसकी जो पद्धति थी, जीवन शैली थी, इतनी ज़्यादा क्रूर थी कि इसीलिए इसकी समानता तुर्कों से करते हुए हर्ष को उपाधि दी गई तुरुस्क की। तो तुरुस्क उपाधि किसकी है? तुरुस्क उपाधि हर्ष की है। जालिम उपाधि किसकी है? हर्ष जालिम इसकी उपाधि है। इसको कश्मीर का नीरो भी कहते हैं, कश्मीर का नीरो भी कहते हैं। नीरो के लिए कहा गया जब रोम जल रहा था तो शासक नीरो बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, ये तीनों उपाधियाँ किसकी हैं? ये तीनों उपाधियाँ मुख्यतः इसकी है। ठीक है, अगला समझिएगा। हर्ष तुरुस्क उपाधि है हर्ष की। ठीक है, ये कश्मीर का शासक है। जबकि तुरुस्क जीत उपाधि है, तुरुस्क जीत किसकी उपाधि है? तुरुस्क जीत उपाधि है आपका गढ़वाल वंश में जो चौहान वंश में शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ बीसल चतुर्थ जो बीसल देव हैं, ये चौहानों के शासक हैं। इनकी उपाधि है तुरुस्क जीत। और जबकि भारतीय इतिहास में जो तुरुस्क दंड नामक कर मिलता है, तुरुस्क दंड एक कर है जो कर मुख्यतः राजपूत राज्यों में रहने वाले मुसलमानों से लिया जाता था। यह एक प्रकार से जजिया के प्रत्युत्तर में लिया गया कर आप मान सकते हैं। तुरुस्क दंड जो कर है, इसका उल्लेख कहाँ मिला है? इसका उल्लेख हमको मुख्यतः गढ़वालों में और कलचुरियों में मिलता है। तो गढ़वाल अभिलेख और कलचुरी अभिलेख पूछेगा कहाँ मिलता है? गढ़वाल अभिलेख और कलचुरी अभिलेख में हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी का कि तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है। और यह कर जो मिला है गढ़वाल वंश में, यह गोविंद राज जो आपके गोविंद चंद्र गढ़वाल हैं, गोविंद चंद्र गढ़वाल के, ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल के अभिलेख मिलता है। यह अभिलेख कहाँ से मिला? यह अभिलेख मिला है मनेर से। मनेर कहाँ पे? बिहार में। तो बिहार के मनेर से जो अभिलेख मिला है, मनेर अभिलेख पूछा गया किस अभिलेख में? मनेर अभिलेख में हमको तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है। और फिर कलचुरियों के अभिलेखों में भी हमको इस कर की जानकारी मिलती है। यह जो कल्हर की राजतरंगरी है, यह राजतरंगरी में हमको दुर्लभ से लेकर कश्मीर के इतिहास से लेकर रानी दिद्दा, ठीक है, इसके बाद रानी सुभद्रा, इसके बाद आपके जो रानी सूर्यवती, इन सब के बारे में मुख्यतः हमको यहाँ पे जानकारी मिल रही है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि इस ग्रंथ को, ठीक है, इस ग्रंथ को मुगल काल में बहार उल असर के नाम से अनुवादित किया गया। इस ग्रंथ को मुगल काल में बहार उल असर के नाम से, ठीक है, बहार उल असर के नाम से इसका फारसी में अनुवाद किया गया राजतरंगरी का। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब राजतरंगरी को कल्हड़ ने जब लिखा तो कल्हड़ ने मुख्यतः इसे 1148-49 तक ही लिखा है। कल्हड़ ने इसे 1148-49 तक ही इसे लिखा है। और कल्हड़ द्वारा लिखे गए राजतरंगरी में कुल मिलाकर 37 राजाओं का उल्लेख है, और जिसमें अंतिम राजा हैं जयसिंह। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अंतिम, तो कल्हड़ की राजतरंगरी का वर्णित अंतिम राजा जयसिंह है। कल्हड़ ने कुल 37 राजाओं की चर्चा किया है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इस ग्रंथ को और आगे बढ़ाया गया, और इसके आगे इस ग्रंथ को जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहते हैं, जैनुल आबदीन के समय में इस ग्रंथ को जोनराज ने आगे बढ़ाया। इस ग्रंथ को आगे बढ़ाया किसके समय में? जैनुल आबदीन के समय में, जैनुल आबदीन। तो यह ग्रंथ और आगे बढ़ा। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इस ग्रंथ को और आगे तक ले जाने का कार्य किसने किया? श्रीवर ने, फिर किया प्रजाभट्ट ने, और फिर किया शुक्र ने। और यह इतिहास पहुंच गया कहाँ तक?
यह पहुंच गया 1596 तक, 1596 तक का इतिहास पहुंच गया। तो कल्लर की राजतंत्री को कितने लोगों ने लिखा है? कल्लर ने, जोनराज ने, श्रीवर ने, प्रजाभट्ट ने, शुक्र ने, ये इनका क्रम है। तो याद रखिएगा कल्लर की राजतंत्री को लिखने वाले निम्नलिखित व्यक्ति हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा। अगले जो ग्रंथ हैं उनमें से आता है रामचरित। रामचरित को संध्याकर नंदी ने लिखा है। रामचरित को संध्याकर नंदी ने लिखा है। ठीक है, इस ग्रंथ में उन्होंने अपने आश्रयदाता, ठीक है, आश्रयदाता रामपाल को, ठीक है, आश्रयदाता शासक रामपाल, पाल वंश शासक रामपाल को उन्होंने कलयुग का राम कहा है, कलयुग का राम, और स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि किसने कहा है? संध्याकर नंदी ने। और यही से एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहले पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों ग्रंथ, ठीक है, दोनों ग्रंथ मूलतः आपके चहमान वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत है। पृथ्वीराज विजय को लिखा है जयानक ने, जयानक का है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय को जयानक ने जब लिखा तो जयानक ने इस ग्रंथ में स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि और पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने कलयुग का राम, इनके मंत्री कदम्बवास को कलयुग का हनुमान, कलयुग का हनुमान कहा है। इनके मंत्री कदम्बवास को कलयुग का हनुमान कहा है। जबकि इस ग्रंथ में जो पृथ्वीराज विजय है, इस ग्रंथ का जो मूल उद्देश्य लगता है, इसमें क्या हुआ, इसमें इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य ऐसा लगता है केवल और केवल संयोगिता को प्राप्त करना था। तो संयोगिता का जो इसमें प्रकरण है वह पृथ्वीराज चौहान के साथ तिलोत्तमा नाम से उल्लिखित किया गया है। और जो तिलोत्तमा हैं, तिलोत्तमा को ही कहा गया कि तिलोत्तमा पूर्व जन्म की राजकुमारी थी, पूर्व जन्म की राजकुमारी थी तिलोत्तमा। और तिलोत्तमा को ही प्राप्त करना इस जन्म में ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान का एकमात्र लक्ष्य था। तो ऐसा लगता है कि जो तिलोत्तमा है वही आपका संयोगिता है। तो तिलोत्तमा जो हैं, तिलोत्तमा को संयोगिता के रूप में लिया जाता है और संयोगिता को कलयुग की सीता के रूप में उल्लिखित किया गया है। इसको कलयुग की सीता के रूप में यहाँ पे उल्लिखित किया गया है, याद रखिएगा। तो तिलोत्तमा को प्राप्त करना इसका लक्ष्य बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे समझिएगा यह ग्रंथ जो है मुख्यतः चारण भाट परंपरा का ग्रंथ है। थोड़ा सा और आते हैं तो फिर बताते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है यह ग्रंथ चंद्रवरदाई का है, यह ग्रंथ चंद्रवरदाई का है। और चंद्रवरदाई के इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। और उसके बाद जयानक के पृथ्वीराज विजय भी मिल रही है, ठीक है। और इन लोगों की जानकारी आपको जगनिक के आधा खंड में मिल रही है। इसी तरह हमीर रासो है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए इस काल में। लेकिन जो चंद्रवरदाई का आपका पृथ्वीराज रासो है, तो रासो एक साहित्यिक विधा है। वस्तुतः साहित्यिक विधा के अंतर्गत जो ख्यात साहित्य है, याद रखिए, पूछेगा ख्यात क्या है। ख्यात साहित्य और शाका साहित्य और रासो साहित्य, इन तीनों साहित्यों में मुख्यतः राजपूतों का इतिहास प्राप्त होता है। मुख्यतः यह तीनों एक इतिहास लेखन की पद्धति हैं जिनमें हमको राजपूतों का इतिहास मिलता है, जबकि मराठों का इतिहास बखर में मिलता है। अभी जब हम आपको इतिहास लेखन बताएंगे, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा का विकास, तब हम आपको अतीत काल से शुरू करेंगे। तो आपको लंबा इसके बारे में लेक्चर देंगे, बताएंगे इसमें क्या क्या खासियत है। तो ख्यात साहित्य, शाका साहित्य, रासो साहित्य से भी हमको राजपूतों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजपूत शब्द का पहली बार प्रयोग कर्नल जेम्स टाड ने एनल्स एंड द एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान में किया है। राजपूत शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है? इस शब्द का पहली बार प्रयोग कर्नल जेम्स टाड जो राजपूतों के महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, उन्होंने एनल्स
एंड द एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में लिखा है। एनल्स एंड द एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में राजपूत शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने किया है। ठीक है, कर्नल जेम्स टार्डी ने। आगे समझिएगा, अब ये दोनों ग्रंथ जो हैं यह मूलतः अपने आश्रयदाता के दरबार में लिखे गए हैं। तो जो दरबारी जीवन शैली है, दरबारी पद्धति का इसमें खूब प्रयोग मिला है। राजा महाराजा की शान शौकत और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा, महिमा, मंडन तो इसमें खूब किया गया है। हाँ, इसमें जम के उनको प्रचारित किया गया है, जम के उनकी प्रशंसा और बड़कई की गई है। तो कुल मिला के ये विधा जो है, इसीलिए इतिहास में ऐतिहासिक विधा का उतना अच्छा प्रयोग नहीं कर पाती है। दूसरी पद्धति समझिएगा कि अगर हम जयानक को लें तो जयानक ने एकमात्र ज़्यादातर जोर जो है वह केवल तिलोत्तमा को प्राप्त करने पर ही लगा दिया है, इतिहास लिखने में कम। दूसरी बात समझिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ, जिसमें मुख्यतः पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गोरी पराजित हुए, इस युद्ध की तो प्रशंसा बहुत बड़े बड़े शब्दों में खूब की गई है। ठीक है, हाँ, और उसका उल्लेख खूब किया जा रहा है। लेकिन जो तराइन का द्वितीय युद्ध है जिसमें वो पराजित हुए, उसकी चर्चा नहीं की गई, उसकी चर्चा नहीं की गई और यहीं पे इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसने क्या किया, अपने आश्रयदाता, वैसे भी देखिए समझिए कि अपने आश्रयदाता के अंदर रह के उसके विरोध में भी नहीं लिखा जा सकता है। और दूसरी बात है, आश्रयदाता के प्रति इतना लगाव होता है, इतना समर्पण और श्रद्धा होती है, व्यक्ति लिख भी नहीं सकता है। तो एक इमोशनल एस्पेक्ट भी यहाँ पे काम करता है। तो इतना जल्दी आप अपने आश्रयदाता के प्रति या अपने जो मातहत हैं उनके प्रति आप इतना ज़्यादा निष्ठुर हो भी नहीं सकते हैं। इसीलिए बर्नी कहता है कि सुल्तानों के विरोध में लिखने का मुझमें साहस नहीं है। और दूसरी बात जानते हैं, इतिहास किसी भी तरह हो, पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतिहास में जाति, धर्म, सांप्रदायिकता, व्यक्तिगत अभिरुचि, ठीक है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, हाँ, आज इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य पूरी तरह से इन विधाओं से अलग होकर निरपेक्ष इतिहास लिख भी नहीं सकता है। बहुत मुश्किल काम है इतिहास लिखना ओरल। तो इसमें क्या है, इसमें तो ये चर्चा मिल रही है। अब यहाँ देखिए, चंद्रबरदाई अपने आश्रयदाता की प्रशंसा अंतिम समय तक कहता है, और वह कहता है कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, जब यह युद्ध में पराजित हुए तो इसके बाद इनको गजनी ले जाया गया। और गजनी ले जाकर, ठीक है, कहा गया शब्दभेदी बाण के प्रशिक्षण के दौरान पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जहां मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई और बदले में उनके सैनिकों के द्वारा युद्ध में ये मारे गए। मतलब अंतिम सांस तक उनको वीर गति के रूप में दिखाने का पूरी तरह से प्रयास किया गया है। यह चारण भाट परंपरा के इतिहास लेखन और दरबारी इतिहास लेखन, ठीक है, जो आपका कोर्ट हिस्ट्री होता है, उसका यह एक प्रकार से कर सकते हैं उच्चतम अभिव्यक्ति यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। वो लिखता है, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो मतलब वहाँ भी वो उल्लेख कर रहा है कि राजा को अपने एक स्प्लेंडिड, ठीक है, एक शानदार स्वरूप प्रदान किया जाए, उसके अंत को भी पूरी तरह से एक मेस्मराइज्ड करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो उसको मेमोरेबल इवेंट में इंसिडेंट में बदलने का पूरी तरह से प्रयास यहाँ पे वहाँ पे लेखक कर रहा है। तो यह चारण भाट परंपरा की महत्वपूर्ण पद्धति है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो फिलहाल इनसे काफ़ी हद तक राजपूतों के इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी प्रकार जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, गौडवाहो है वागपत का, इससे महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिल रही है। इसी तरह विक्रमांक चरित्र है जो बिल्हड़ का, इसमें मुख्यतः आपको गुजरात के जो कल्याणी गुजरात के शासक हैं, इनके बारे में जानकारी मिल रही है। और मुख्यतः विक्रमादित्य खष्ट की जानकारी मिल रही है। भारतीय इतिहास में कुल 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है, जिसमें प्रथम विक्रमादित्य जो हैं वे भृतहरि के भाई, छोटे भाई थे, और ठीक है, ये उज्जैनी के राजा थे। और अंतिम जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है वो मध्यकाल में हेमू ने, तो हेमू ने धारण किया है। तो पहले विक्रमादित्य कहलाते हैं कौन, पहले विक्रमादित्य हैं आपके, वे भृतहरि के भाई हैं, भृतहरि के भाई हैं चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य, और दूसरे आपके हैं विक्रमादित्य। इन्हीं से विक्रम बेताल की कहानी, और जो आपका बेताल जो सिंहासन 32 और बेताल 25 की कहानी है, इन्हीं संबंधित है। इसकी चर्चा कभी करेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से मेथोडोलॉजिकल है। तो इट इज़ नॉट सपोज्ड एज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड एज द पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो भृतहरि ने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है, श्रृंगार शतक, नीति शतक
तो 2 ग्रंथ उन्होंने सांसारिक जीवन से संबंधित लिखा है, ठीक है। लेकिन बाद में वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं अपनी रानी पिंगला की वजह से। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ लिखा वैराग्य शतक, ठीक है, वैराग्य शतक। तो ये एक प्रकार से त्रिशतक है। ये क्या है? एक प्रकार से त्रिशतक आपके ग्रंथ हैं। तो भृतहरि ने मुख्यतः यह ग्रंथ आपको लिखा है। भृतहरि की कहानी भी आप थोड़ा देख लीजिए। ये उज्जैनी के पहले राजा थे। कहा जाता है कि ये अपनी रानी से बड़ा प्रेम करते थे। उनकी रानी बड़ी बहुत सुंदर थी, जिनका नाम था पिंगला। लेकिन वो उसी समय इनके यहाँ एक गणिका रहती थी, ठीक है, गणिका रहती थी, जिससे भी उनका बड़ा संबंध हुआ। तो इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था, ठीक है, इनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। और शुरू में तो इनके उत्तराधिकारी आगे बनते हैं आपके विक्रमादित्य, इनके छोटे भाई। कहा जाता है कि इन्होंने ये लगातार भोग विलास से फंसे रहते थे, इसीलिए एक ऋषि ने इनको एक फल दिया था और कहा आप इस फल को खाएंगे अगर, तो आप जिंदगी भर आजीवन, ठीक है, अगर इसको आप खाते हैं तो जो है आप आजीवन, ठीक है, आप आजीवन चिर आयु रहेंगे, आप आजीवन युवा रहेंगे। तो इनको लाके वो दे देती है। तो ये काफ़ी दिन तक समझते हैं, सोचते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो क्या किया जाए वो समझ नहीं पाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया कि ऐसे कंडीशन में इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सोचा कि अगर मेरा जीवन जो है वो ज़्यादातर भोग विलास में ही है, इसलिए इन्होंने कहा कि रानी को दे दिया जाए। रानी अगर हमेशा उनका रूप यौवना सही रहेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इन्होंने रानी को दे दिया। लेकिन रानी का था कि रानी का संबंध एक चैरियट था जो सारथी था रथ का, उससे संबंध था। तो रानी ने क्या किया, रानी ने सोचा कि राजा को केवल, ठीक है, हमारे सौंदर्य से प्रेम है, इसलिए रानी दुखी होकर क्या किया, रानी ने उस चैरियट को लाके जाके दे दिया। और रानी ने कहा कि ये बेचारा बहुत काम करता है, इसी को दे दो, यही हमेशा युवा रहे पर काम धाम करता है, तो उसको दे दिया। और वह व्यक्ति क्या था कि वह जो चैरियट था वह उनके राज्य में जो गणिका थी वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो गणिका से उसका प्रेम था, उस गणिका को उसने दे दिया। जब उसने गणिका को दे दिया, उसने सोचा कि मैं लेके क्या करूँगा, इसको गणिका को दे दो, अगर तो गणिका रहेगी ठीक है, नहीं तो मैं जल्दी वृद्ध हो जाऊँगा और यह युवा रह जाएगी तो ये भी अच्छा नहीं है, या मैं युवा रह गया तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल उसने जाके उसको दे दिया। जब गणिका को दे दिया तो गणिका बहुत दिन तक सोची। उसने सोचा कि अगर मैं लगातार मेरा रूप यौवन ऐसे ही रह गया, रूप यौवन, तो निश्चित तौर से मुझे कभी दरबार से छूट नहीं मिलेगी और मैं कभी इससे दास्ता से मुक्त नहीं हो पाऊँगी। और ऐसे कंडीशन में मैं आजीवन जो है यहीं दरबार से बंध के रहूँगी, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ से मुक्त होकर सारथी से विवाह करके अपना जीवन जीऊँ और उसी के साथ मैं वृद्धावस्था तक लास्ट में पहुँचूँ, ठीक है। तो वह चाहती है। तो उसने क्या किया, कहता है ऐसा है, मैं क्या करूँगी, इससे अच्छा है कि राजा को दे दीजिए। राजा भगवान इतना काम कर रहे हैं, इतना परेशान है, देश दुनिया का बोझ उन्हीं के ऊपर है, तो वो ले जाके राजा को दे देती है दोबारा। अब वो फल राजा तक फिर पहुंच गया। राजा रानी को देखते हैं, रानी सारथी को देखती है, सारथी देखती है जाके गणिका को, और गणिका राजा को देखती है। तो चारों लोग बताए। तो राजा को पूरा कहानी समझ में आ गया और राजा को बड़ा तकलीफ हुआ। राजा ने क्या किया, यहीं से राजपाट त्याग के अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया और कहा ऐसा ये सब फालतू है। तो उन्होंने अगला लिखा वैराग्य शतक। अब कहाँ वे जा रहे हैं, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, अपना युद्ध से निकल गए। तो पहले वानप्रस्थ आश्रम गए, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहानी आपको मिल रही है। ठीक है, अगला आ जाइए, अगले एक दो और हैं, देख लीजिए हैं। कुमारपाल चरित्र हेमचंद्र ने लिखा है, जो गुजरात के शासक कुमारपाल की कहानी बताता है। और इन्होंने ही एक अभिधान चिंतामणि ग्रंथ लिखा है, हमने अभी चर्चा किया था अभिधान चिंतामणि की, ठीक है। अभिधान चिंतामणि में कौटिल्य के कई नामों का चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा किए। कुमारपाल चरित्र का आपका परिशिष्ट हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन भी है, जिससे हमको मुख्यतः जैनों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हाँ, और हेमचंद्र का ही आपका 63 सलाका पुरुष भी है, जिसमें 63 पुरुषों की संकल्पना की गई है। कुल मिला के जैनों से संबंधित और साथ साथ गुजरात के इतिहास से भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और अगले हैं आपके नवसाह सांख्य चरित्र। यह लिखा है पद्मगुप्त परिमल ने, पद्मगुप्त परिमल, जिसमें परमार शासक सिंधुराज की कहानी मिलती है। और यह ग्रंथ है, यह संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। नवसाह सांख्य चरित्र को संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य
संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य किसको मानता है? नवसाह शांति चरित्र को, ठीक है, जिसमें परमार शासक सिंधुराज की कहानी आपको मिलती है। और इसके अलावा अगर तमिल ग्रंथों में देखें तो जो तमिलों के महाकाव्य हैं, 5 महाकाव्य हैं, जिनमें पहला आपका है सिलप्पदिकारम, यह इलांगो आदिगल ने लिखा है, यह लिखा है इलांगो आदिगल ने लिखा है। इसे तमिल साहित्य का इलियड भी कहते हैं, तमिल साहित्य का इलियड कहते हैं। इलियड ओडिसी आपको पता है होमर ने लिखा है, इसे तमिल साहित्य का इलियड कहते हैं। इस ग्रंथ से कर्णगी पूजा के बारे में जानकारी मिलती है। कर्णगी पूजा मतलब होता है पत्नी पूजा, या इसे कहते हैं सतीत्व पूजा, सतीत्व की देवी मानी गई है सतीत्व पूजा, क्योंकि इसमें जो कहानी है वह कोवलन नामक व्यापारी और उसकी पत्नी कर्णगी की कहानी है। शिलप्पदिकारम का मतलब होता है नूपुर की कहानी, नूपुर मतलब होता है पायल, एंकलेट, जिसमें एक पायल जो है रानी का पहले खो गया था। इसी दौरान कोवलन को व्यापार में घाटा होता है। कोवलन की जो पत्नी थी उसने क्या किया, उसने अपना जो पायल है, ठीक है, अपना एक पायल इनको दिया, कहा कि इसको बेच के आप व्यापार वाणिज्य फिर से अच्छे से कीजिए। जब वो बेचने जाता है बेचारा, तो राजा के सैनिक जो होते हैं उसे पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही है, तो रानी का ही जो एक खो गया है वही है। और वो क्या करते हैं कि वो उसको दरबार में ले जाते हैं। राजा जो सेनगुट्टवन थे बिना सोचे समझे ही उसको मृत्युदंड दे देते हैं। जब उसको मृत्युदंड दे दिया गया, ठीक है, जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो पत्नी दूसरा जो पायल का जोड़ा था वो लेके जाती है और क्या करती है, वहाँ पे ये चेर शासक हैं तो वहाँ पे इनको क्या करती है कि इन लोगों को श्राप दे देती है। और उसके बाद इससे बहुत दुखी होकर जो सेनगुट्टवन हैं, हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर्णगी पूजा की शुरुआत किया। सतीत्व की देवी के रूप में कर्णगी को वहाँ पे स्थापित कर दिया गया, या स्वयं को वहाँ पे भस्म कर लेती हैं, इसीलिए इनको एक प्रकार से सतीत्व की देवी के रूप में इनकी पूजा की जाने लगी। तो पत्नी पूजा की शुरुआत सेनगुट्टवन ने किया है। यह क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो यह इलियड की कहानी है, ठीक है, इलियड की कहानी है। जो होमर का इलियड ओडिसी है, इलियड में जो कहानी मिलती है वही आपका मिलता है हेलेन ऑफ ट्रॉय की कहानी है। हेलेन ऑफ ट्रॉय जिसे कहते हैं, इसमें आपका ट्रॉय और इलियन नगर की कहानी है, ठीक है, जिसमें आपके जो इलियन के राजा हैं प्रियम के पुत्र थे पेरिस, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पार्टा, ठीक है, तो उन्होंने जो स्पार्टा की रानी का वहाँ पे राजकुमारी का अपहरण कर लिया था, वही कहानी है, जिसमें बाद में चल के इसके नगर का पतन हो जाता है ट्राय का। और इसी के आधार बना है ट्राय की कहानी, जिसे कहते हैं हेलन ऑफ ट्राय। तो हेलन के कारण ट्राय का पतन हुआ, यह एक पैरेबल के रूप में, एक मुहावरे के रूप में फेमस हो गया, जिसे कहते हैं आपका हेलन ऑफ ट्राय। हाँ, और इसी का एक अन्य है, उसका है आपका एक है ट्रोजन हार्स। इसी में कहानी मिलती है, ट्रोजन हार्स की कहानी मिलती है। इसकी चर्चा हम लोग कभी आगे करेंगे, ट्रोजन हार्स की कहानी। आगे आते हैं, अगला जो महत्वपूर्ण शिलापदिकारों के बाद है मणिमेखलय। शीतलय सत्यनारायण ने लिखा है, मणिमेखलय को शीतलय सत्यनारायण ने लिखा है, ठीक है। इसमें यही कर्णगी की जो पुत्री हैं, कर्णगी और कोवलन की पुत्री हैं माधवी की कहानी मिलती है। माधवी और उदय राजकुमार हैं, उदय राजकुमार की कहानी मिलती है, ठीक है, जिसमें वो उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन माधवी जो है, माधवी वहाँ से निकल के चली जाती है। माधवी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेती है, भिक्षुणी बन जाती हैं, उनकी कहानी मिलती है। और तीसरा जो है आपका है वह है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो है वह तिरुतक देवन ने लिखा है। जीवक चिंतामणि को तिरुतक देवन ने लिखा है, जिसे विग्रह की पुस्तक भी कहते हैं। इसे हम विग्रह की पुस्तक भी कहते हैं। इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है तिरुतक देवन ने, ठीक है, इसे लिखा है तिरुतक देवन ने। इन सब ग्रंथों से भी हमको तत्कालीन जानकारी मिली है। और 2 महाकाव्य अन्य हैं जो प्राप्त नहीं हैं। तो 5 महाकाव्य हैं आपके, कहाँ के? तमिलों के। नाम याद रखिएगा, एक है वलयपति और अंतिम है आपका कुंडलकेशी। ये 5 महाकाव्य हैं जिनसे मुख्यतः जानकारी मिलती है। क्रम में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो इनका
तमिलों का है, वो आपका है तोलकाप्पियम, जिसे तोलकाप्पियन ने लिखा है, तोलकाप्पियम से भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तोलकाप्पियम में विवाह पद्धति का उल्लेख है, इसीलिए तोलकाप्पियम को विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। तो तोलकाप्पियम में हमको तमिल साहित्य के साहित्य संस्कृति सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। तो तोलकाप्पियम जो है मुख्यतः यह सूत्र शैली में लिखा गया व्याकरण ग्रंथ है, जिससे हमको मुख्यतः साहित्य संस्कृति सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसमें विवाह पद्धति के बारे में व्यापक उल्लेख हुआ है, इसीलिए इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। इसमें जो घर वालों की सहमति से विवाह होते थे उसे कारकू कहा गया है, जबकि घर वालों के बिना सहमति का जो विवाह है उसे कलाऊ कहा गया है। इसी तरह आपका जो पंचक्रीड़य है, प्रेम विवाहों को पंचक्रीड़य कहा गया है। कोक्कीड़य को एक पक्षी प्रेम कहा गया है और पेरुंदिड़य को आंशिक प्रेम के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको प्राप्त हो रही हैं। यह हमारा आज का सेगमेंट रहा। इसके बाद अब हम लोग अब लिखित स्रोतों पे अगले चरण पे चर्चा करेंगे।